हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एनआरआई स्टूडियोज के एक और पॉडकास्ट में। मैं विश्वजीत जॉयदा अटलांटा से आप सबको वेलकम करता हूं। हमारे साथ है ऑफ कोर्स हमारे एनआरआई स्टूडियोज पॉडकास्ट के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स जीत भाई एंड द एवर चार्मिंग डुग्गल साहब। लेकिन आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही स्पेशल दोस्त हैं जो कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, मिलन भाई फ्रॉम टोरंटो। एंड वी आल्सो हैव द टैलेंटेड एनिमेटर, हमारे ग्रुप की जान विवेक राय, सफायर एनिमेशन फ्रॉम टेक्सास। आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो आप सब जानते हैं, एक बहुत ही जाना माना कैरेक्टर है हमारे राज कॉमिक्स का, ब्लैक कैट। और इस आलोचना को चूज करने की वजह यह है क्योंकि इस नाम का एक और कैरेक्टर वर्ल्ड कॉमिक्स में मौजूद है, आप सभी जानते हैं। और इससे मिलते जुलते कैरेक्टर्स और भी हैं इंटायर कॉमिक यूनिवर्स में। सो हम लोग आज बात करेंगे और थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के लिए ऑन ब्लैक कैट। कूल कूल सही है यार। जॉय राव, मतलब आप तो एकदम मस्त ओपनिंग देते हो यार। एकदम ऑफिस में भी आप ऐसे ही करते होगे नहीं? मैं जनरली आई एंडिंग विल देता किक हूँ। ऑफ द कॉल एंड देन यू गाइस कैरी ऑन, है ना? कैरी ऑन। नहीं सही है यार। तो आज जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार जब पॉडकास्ट एंड हुआ था तो हम लोगों ने बात किया था कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जो हमारा होगा वो शायद ब्लैक कैट के ऊपर होगा। तो इसलिए हम लोग एक बार फिर से मिले हैं। और पिछली बार ये भी था कि मिलन मोहंती को नहीं बुलाया गया, तो हम लोगों ने इस बार शैटनर मोहंती को बुला लिया है। सो शैटनर, थैंक यू। शैटनर शैटर कर दो। शैटर कर देगा आज I'm शैटनर है आप। very happy to join the podcast. Thanks for inviting me. ये देखो। यार मुझे बिल्कुल लगा था तुमने तुम एकदम ओडिया में यूके बोलोगे के यार, एक्सेंट में बोले यार तुम। बिल्कुल बिल्कुल शैटनर स्टाइल में तुमने एकदम कहा। हमारे ऑडियंस जो मिलन भाई की शक्ल भूल चुके होंगे वो यहाँ से प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। ये ऐसे दिखता है, राइट? बट बैक टू बाबा, कंटिन्यू। या हाँ, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार बात किया था कि चलो थोड़ा ब्लैक कैट के बारे में बात करेंगे, तो फिर मैंने कुछ सीरियस मटेरियल में कुछ लेकर के आया हूँ। तो ऑडियंस लोगों से अनुरोध है कि मैं तो भाई सीरियसली और अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा। ये जो कमीने लोग बैठे हैं ना, ये लोग, ये राइट साइड पे, अगर इन लोगों ने कुछ बोला तो इन लोगों के ऊपर रहेगा, बिकॉज दे यूज वेरी फनी वर्ड्स। थोड़े अश्लील शब्दों का अगर ये लोग यूज करेंगे तो इन लोगों के ऊपर है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। भाई बट मेरे एनीवेज कमिंग, इंट्रोडक्शन में कोई अश्लील शब्द था क्या? और नहीं हम था कोई ना? अश्लीलता का क्योंकि प्रयोग नहीं करते, हम उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो हमारी जनता को समझ में आता है। वी आर वेरी डाउन टू द अर्थ पीपल। हम लोग एलीट नहीं है जो एनीवेज यू नीड टू गेट डाउन। अभी वो ग्लास, अभी वो ग्लास लगे नहीं है ना, इसलिए अभी आप लोग डाउन हुए नहीं हो। अबे हम तो वैसे ही हमेशा, मतलब कभी घमंड नहीं किया हम लोगों ने। मैं तो आज बोलूंगा ही नहीं, मैं तो सुनने आया हूँ। और आई रिजर्व माय थॉट्स फॉर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट एज ऑलवेज। टुवर्ड्स द वेरी एंड। ओके, कंटिन्यू विवेक भाई। सही है। तो खैर ये टॉपिक इसलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने कई बार, मुझे जहां तक ये लगता है कि राज कॉमिक्स में, ध्रुव के यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लोर हुए हैं, उनका आर्क एक्सप्लोर हुआ है। जैसे ध्रुव का, चंडिका का, इनफैक्ट ध्रुव के 2 जनरेशन पीछे का, मदर के साइड का, फादर के साइड का, उसके अगल बगल जितने भी हैं इर्द गिर्द, मतलब नताशा, ग्रैंड मास्टर रोबो, सबका हुआ है। लेकिन ब्लैक कैट एक ऐसा किरदार है ना जिसका कि 3 बार मुझे लगता है कि ओरिजिन लिखी गई हो अलग अलग रूप में। तो ये क्लियर आइडिया मिला नहीं है हम लोगों को कि ये ओरिजिन एज अ विजिलेंटी कैसे होती है, और ये कैरेक्टर
थोड़ा सा विवादों में भी इसलिए था क्योंकि जैसे कि इससे पहले जो फॉरेन पब्लिशर्स हैं जैसे कि मार्वल है, उन्होंने फेलिशिया हार्डी और ब्लैक कैट नाम की कैरेक्टर को पहले 1979 में इंट्रोड्यूस करा था। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 194 और 195, तो उसमें जैसा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उससे पहले डीसी ने भी इंट्रोड्यूस करा था 1940 में बैटमैन इशू नंबर 1 में। तो ये मतलब मैंने थोड़ा बहुत मटेरियल कलेक्ट किया है, लेकिन मैं सिर्फ फेलिशिया हार्डी तक ही पहुंच पाया। तो मुझे जहां तक जो मैंने मटेरियल कलेक्ट किया वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर दादा कुछ भी ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना, क्योंकि सेलिना जी भाई, कैल जो के बारे दादा में पे मेरे फोकस को करना। दादा फिगर दिखा रहे थे। देखो ऐसा है दादा वो फिगर ये कहाँ भाई गई? ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करेक्ट करने के लिए इतना अपडेटेड या वो कहते हैं ना कि रिफ्रेश्ड मैं भी नहीं हूँ। आप बिंदास बोलते जाओ। हाँ, मैं दिखा रहा था कि जब आप कह रहे थे ना कि ब्लैक कैट, तो उसका ये एक्शन आहा, फिगर है मेरे पास। वाह, सही तो है। सोच रहा हूँ इसको आज ऑन द पॉडकास्ट ही अनबॉक्स कर दूं। देखते हैं। गुड गुड। हाँ, तो दरअसल आपने क्योंकि शो एंड टेल कर रहे हो तो मैं भी दिखा देता हूँ। ये जो एपिक कलेक्शन है स्पाइडरमैन का, एपिक कलेक्शन वॉल्यूम नंबर 11 है, जिसके अंदर इसमें लिखा है कि 9 lives हैज द ब्लैक कैट। ये क्या लिखा है? हैज द ब्लैक कैट, राइट? तो ये बहुत ही ठग्गू एपिक कलेक्शन बनाई है मार्वल ने, क्योंकि इस 20 कॉमिक के अंदर सिर्फ 4 कॉमिक्स हैं ब्लैक कैट की, जो कि मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। लेकिन उस लिहाज से इसमें इशू नंबर 194 भी है, जिसमें कि ब्लैक कैट का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था। तो मैं थोड़ा ना कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आरसी की ब्लैक कैट सिमिलर है विद मार्वल की ब्लैक कैट। लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि इससे पहले कि आप लोग कंक्लूजन पे उतर आए कि अरे यार ये तो एकदम रिप ऑफ है बिल्कुल मार्वल का, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे पर्सनली। एक आइडिया पिच किया, एक आइडिया मुझे लगता है कि जैसे कि राइटर ने उठाया आरसी की तरफ से, और उसके बाद पूरा जो यूनिवर्स है वो स्पिन ऑफ अपने तरीके से हुआ है ध्रुव के दुनिया में। तो कहीं कहीं पढ़ते वक्त मुझे जरूर ऐसा लग रहा था कि ये चीज जो है ब्लेटेंटली रिप ऑफ तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे कि आइडिया उठाया गया, जैसे कि शायद किसी ने इसका मैं एक मिसाल देता हूँ, उसके बाद मैं जंप करता हूँ फिर से ब्लैक कैट के ऊपर कि इसका मैंने कहीं पे एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें कि द मेनी डेथ्स ऑफ बैटमैन के ऊपर किसी ने लिखा था कि बैटमैन द मेनी डेथ्स ऑफ बैटमैन के ऊपर मैंने मारा ध्रुव को या हत्यारा कौन शुरू हुआ था। तो उसमें एकदम पूरा रिप ऑफ नहीं है, लेकिन एक आइडिया उठाया गया कि क्या हो जबकि सारे विलेंस आए और क्लेम करें कि मैंने बैटमैन को मारा। तो उसी तरीके से राइटर ने अपने तरीके से स्टोरी गढ़ी है, लेकिन पूरा रिप ऑफ नहीं है, पूरा एकदम फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी नहीं है, कहीं पे आर्ट कॉपी नहीं हुआ है, मतलब एकदम ब्लेटेंट पैनल जैसा वहां पर बनाया वैसा का वैसा यहाँ पे बना दिया, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को मैं एज अ डिस्क्लेमर रख रहा हूँ कि आप लोग फिर बाद में देखने के बाद ये मत बोलना कि अरे ये देखा, ये तो मैं पहले ही बोला था कि ये मार्वल और डीसी से चुराते हैं कहानियां। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इसके बाद वैसा ही लगेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जरा शेयर करता हूँ। पहले भाग में एक नहीं, थ्योरी रुक जाओ, समझेंगे ये जो वीडियो ब्लैक बाद में चलेगा। ये अभी नहीं। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। So, window entire screen. Yeah, okay. मेरी विंडो, हाँ, ओके, ठीक है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपको इमेजेस दिख रहे हैं वो मार्वल के रहेंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे आरसी के रहेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, कोई भी इसमें कॉपीराइट का चक्कर नहीं है, हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि किसी चीज को हम किसी और की क्रिएशन को हम लोग अपना क्लेम करें। तो
194 इशू मार्वल का, जिसमें कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन में सबसे पहले ब्लैक कैट नजर आई थी। नेवर लेट द ब्लैक कैट क्रॉस योर पाथ। और यहाँ पे राइट साइड पे आप देख ही रहे हो, तो कैरेक्टर भले आपको सेम लगे, लेकिन आर्ट वर्क जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सेम नहीं है, डिफरेंट है। ओके, कवर के बारे में कुछ फेलिशिया टिप्पणी हार्डी। नहीं करोगे दादा? बाबा को बोल लेने दो, फिर हम अपना overview हाँ, देंगे। कुछ नहीं, स्लाइड्स वापस रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, चलो। सो मैं कह रहा था जैसे कि ये फेलिशिया हार्डी का कैरेक्टर जो मैं पढ़ रहा था इशू नंबर 194 में, एक चीज कॉमन लगी मुझे, जो रिचा उर्फ ब्लैक कैट है, कि वो भी जिम्नास्टिक जानती थी फेलिशिया हार्डी, और यहाँ पे हमारी रिचा को भी जिम्नास्टिक आता है। एक दूसरी भी चीज है यहाँ पे कि इसका भी एक रेस्क्यू मिशन रहता है इशू नंबर 194 में, और हमारे ब्लैक कैट में भी एक इशू नंबर 450 में एक रेस्क्यू मिशन रहता है, जहां पर कि वो नताशा को जेल से छुड़ाती है। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो ये आगे जानते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन का पर्पस ये तीसरी स्लाइड है, इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे जो लोग कहते हैं कि भाई ये रिप ऑफ है, तो इसमें आप फाइट सीन्स देख सकते हो। जो फाइट सीन्स बहुत ही इंप्रेसिव है, मार्वल ने बहुत प्यारे एंगल लिए हैं, कीथ पोलार्ड ने, जो आर्टिस्ट है। यहाँ पे भी अच्छे सीन्स हैं, लेकिन मेरे को कहीं से भी समानता नजर नहीं आ रही है कि अरे मैं ये कह सकूं कि अरे ये चीज तो मैंने आरसी में भी देखा है। तो मैं यहाँ पे मतलब कि ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आरसी में आर्ट वर्क ब्लेटेंट रिप ऑफ नहीं लगे, जैसे हमारे पुराने पॉडकास्ट में कुछ कुछ आर्टिस्ट का हम लोगों ने दिखाया है कि सीधा उठाया है, लेकिन हाँ उन्होंने ड्रॉ जरूर अपने हाथ से किया है। दूसरी चीज ये है इस स्लाइड में कि इसमें अपना पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन कोई गिला शिकवा नहीं रखता लड़की पे हाथ उठाने के लिए। तो आप फर्स्ट फ्रेम में ही देख सकते हो, उठा करके धै पीट दिया है इसने, एकदम दीवार पे सिर मार दिया है इसने, राइट। और यहाँ पे अपना ध्रुव अभी भी कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि उफ, एक तो ये लड़की है वैसे ही बहुत फुर्तीली है, और दूसरे को लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहता। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे लगता है कि जैसे कि कैरेक्टर जस्टिफाई करा गया है ध्रुव का, जैसे कि शुरुआती कॉमिक्स में से लेकर के इस कॉमिक में भी, और इसको एज ए चैलेंज के रूप में दिखाया गया है कि क्या हो कि अगर कोई ऐसी फुर्तीली जिम्नास्ट और मतलब जिम्नास्ट और एक विलन से सामना हो, और एडिंग ऑन टॉप ऑफ दैट कि ये तो उस पे हाथ भी नहीं उठा सकता क्योंकि वो लड़की है, राइट। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ था इस चीज को लेकर के कि ये चीज पीटर पार्कर के कैरेक्टर में नहीं दर्शाई गई, जबकि हमारे देसी कैरेक्टर में ये चीज नजर आई है। ओके, और ये चौथा है स्लाइड, जिसमें कि एक रेस्क्यू मिशन चल रहा है। इसमें फेलिशिया हार्डी अपने फादर को रेस्क्यू कराती है, शायद वॉल्टर हार्डी इसका नाम होता है। तो ये पहले एक कैट बर्गलर था, मतलब कि ये भी एंटीक्स को चुराता था, और ये जेल में चला गया, और फेलिशिया हार्डी उसकी बेटी होती है, बड़ी हो जाती है, और फिर वो आती है इसको रेस्क्यू करने के लिए, अपने पिता को रेस्क्यू करने के लिए। और इसका भी रेस्क्यू मिशन सेम रहता है, पहले हथियार चुराती है क्योंकि इसको पता रहता है कि जेल ब्रेक इन करने वाली है, तो फिर बहुत सारे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और वैसे ही जैसे कि ब्लैक कैट में भी ऐसा ही था कि बहुत ये भी आतंकवादी ग्रुप से मिलती है, तो फिर बहुत सारे गोला बारूद लेती है, और पीछे आप देख सकते हो कि बंदूकें वगैरह लटका करके चल रही है अलॉन्ग विद नताशा। तो इसका रेस्क्यू ऑपरेशन रहता है कि मैं नताशा को छुड़वाऊंगी जेल से। तो कहने का मतलब ये कि एक चीज की सिमिलैरिटी ये है कि जो पिचिंग पॉइंट रहा है दोनों कॉमिक्स का एज एन इंट्रोडक्टरी कैरेक्टर ऑफ फेलिशिया हार्डी या फिर रिचा, उसका ये है कि दोनों एक रेस्क्यू ऑप में जाते हैं, और इनके जो रेस्क्यू जो हो रहे होते हैं, जो बंधक, वो डिफरेंट होते हैं जो दोनों कहानियों में दर्शाए गए हैं। एक में फेलिशिया हार्डी का पिता होता है, और इसमें नताशा होती है जो रोबो की बेटी होती है।
तो आपको तो पता ही है कि ग्रैंड मास्टर रोबो में मतलब कि इसका मेन गोल रहता है कि मैं कैसे इम्प्रेस करूं रोबो को और मैं रोबो तक पहुंचूं। तो इसने हायर करा होता है प्लास्टो को, जो कि रोबो का हेंचमैन रहता है, और इसमें इसने फेलिशिया हार्डी ने कुछ अपने लोकल गुंडों को ही हायर करा होता है ताकि ये जेल ब्रेक इन कर सके या प्रिजन ब्रेक कर सके। तो सेम चीज है यहाँ पे से इस पैनल को थोड़ा सा, इस पेज को मैंने थोड़ा बड़ा करके इसलिए दिखाया है कि मतलब एटलीस्ट आप लोग को पता चले कि जेल ब्रेक इन हो रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे गोला बारूद और ये सब धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी प्रिजन सेल गिर जा रही है, और उसमें फिर ये वॉल्टर हार्डी को लेकर के भाग रहे हैं, और यहाँ पे अपना स्पाइडरमैन बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है। सेम थिंग इधर ब्लैक कैट में, यहाँ पे प्लास्टो तोड़ करके निकल रहा है, और जेल ब्रेक और प्रिजन ब्रेक, और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अपना नताशा को लेकर के। तो हालांकि मतलब ये चीज को पिक करा गया है, बट अगेन यही चीज मैं बता रहा हूँ कि आर्ट वर्क कहीं से भी सेम नहीं लगेगा आपको। मतलब कि इट वुड हैव बीन एन इजी वे आउट फॉर द आर्टिस्ट कि भाई किसी को क्या ही पता चलने वाला, लाओ मैं टेप देता हूँ सीधा सीधा सेम आर्ट वर्क। तो ये चीज मुझे कमेंडेबल लगती है आर्टिस्ट की कि उन्होंने सिर्फ न ही कहानी का रुख थोड़ा सा बदला, बल्कि आर्ट वर्क कंप्लीटली नॉन इन्फ्लुएंस्ड मैं कहूंगा, या फिर कॉपीड नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल आर्ट वर्क इनका रहा। भले प्लास्टो एज अ कैरेक्टर हो या फिर अपने सेटअप इंडिया में वर्सेस यूएस के किसी प्रिजन का। ये स्प्लैश पेज या फिर जो आप कहते हो लास्ट में जो स्टोरी हुक रहता है कि यहाँ पे कैसे स्पाइडरमैन वो प्रिजन ब्रेक के चलते दब के गिर जाता है, लेकिन इसकी हालत उतनी गंभीर नहीं दिखती जितनी कि हमारे ध्रुव की दिखती है। तो जो एकदम ड्रामेटिक एंडिंग होनी चाहिए, मुझे एज अ रीडर ब्लैक कैट इशू नंबर 194 में वो महसूस नहीं हुआ जितना कि मुझे राज कॉमिक्स के ब्लैक कैट में महसूस हुआ, जहां पर कि वो बिल्ली को गोली मार करके उड़ाती है और फिर ध्रुव को एकदम लहूलुहान जमीन पे गिरा हुआ दिखाते हैं, और फिर मतलब बिल्कुल लास्ट में एक ऐसा रखते हैं कि इतने सवाल पैदा कर देते हैं दिमाग में रीडर के कि ना चाहते हुए भी मतलब कि थोड़ा सा कन्विंसिंग लगता है कि, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ध्रुव को मरा हुआ नहीं देखा था, एक्सेप्ट जो आने वाले इश्यूज थे हत्यारा कौन और मैंने मारा ध्रुव को। तो ये मुझे थोड़ा इम्प्रेसिव लगा मेरे साइड से, आरसी का काम वर्सेस मार्वल का काम। मार्वल का काम अच्छा है, लेकिन उतना ज्यादा मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा। तो अब लास्ट स्लाइड मेरी जो है वो ये है, ये इशू नंबर 195 है शायद, जिसमें कि ब्लैक, हाँ ये इशू नंबर 195 है, जिसमें कि स्टार्टिंग के स्प्लैश पेज में फेलिशिया हार्डी बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें समझाया था कि नेवर लेट द ब्लैक कैट क्रॉस योर पाथ, और दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन मरा पड़ा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा सही ये लग रहा है मुझे, जिसमें कि ये दिखाते हैं कि ये मैंने तो तुम्हें ध्रुव पहले ही कहा था कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। और काफी लंबे समय तक रोबो का प्रतिशोध का ये नहीं, ये ब्लैक कैट का है सॉरी, बट रोबो का प्रतिशोध की जो कॉमिक है उसमें काफी लंबे समय तक मुझे लगता है 10-12 पेज तक यही मान के चल रहे थे कि ध्रुव मर चुका है, जो कि मुझे इशू नंबर 195 ब्लैक कैट में जरा भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। मतलब कि ये थोड़ी देर के लिए इसको चक्कर आया, फिर उठा, फिर अपने सेंसेस में वापस आया और उसके बाद फिर से फाइट करना शुरू कर दिया। तो ये था। तो एनीवेज, तो ये मेरे कुछ स्लाइड शोज थे जिसमें कि मैं ये दिखाना चाहता था कि कई बार लोगों का ये कहना होता है कि आरसी के बहुत सारे कैरेक्टर्स मार्वल या डीसी से इंस्पायर्ड हैं या कॉपीड हैं,
मुझे जहां तक लगा पढ़ करके वो ये था कि भले कैरेक्टर्स के नाम या उनकी वेशभूषा थोड़ी बहुत मिलती जुलती जरूर हो, बट इनका जो कहानी है वो या फिर इनके जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो जरा भी मार्वल से मिलते जुलते नहीं है। उसका ये एक एग्जाम्पल था। तो ये साइड बाय साइड कंपैरिजन करने का बस इतना ही मकसद था कि मैं इस चीज को आप लोगों को, आप सब्सक्राइबर्स या आपके हमारे जो जितने भी दर्शक हैं या जितने भी रीडर्स हैं जो कि मार्वल डीसी भी पढ़ते हैं, राज कॉमिक्स भी पढ़ते हैं, उनको कम से कम ये एहसास हो कि हमारी जो कहानी है वो पूर्ण रूप से देसी कहानी है। भले वो किरदार शायद कहीं से उठाए हों, लेकिन एकदम ब्लेटेंट रिप ऑफ नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो ये कुछ 7 स्लाइड्स थी। इसके बाद मैं और भी कुछ कहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा पॉज़ लेता हूँ और आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, बाबा फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। नहीं, मुझे लगा कि ये थोड़ा अगर साइड बाय साइड दिखाएँगे ना तो थोड़ा ज़्यादा course. लोगों को समझ में वैसे भी बाबा आएगा। मैंने आप जब कह रहे थे ना तभी मुझे ये अचानक याद आया कि ये जो ध्रुव के मर जाने वाला धोखा वाला एस्पेक्ट है, ये इससे पहले एक बार और भी सिन्हा सर ने यूज किया था लहू के प्यासे में। अगर आप देखो उस कॉमिक में भी ऐसा है कि ब्लास्ट में या कुछ में ध्रुव ऐसे मर जाता है, उस फटे फूटे कपड़े में एक सीन है, लेकिन वो शॉर्टर स्टोरी है। इसमें 2 पार्ट में है कहानी, उसमें एक ही सिंगल में, और उसमें पता चलता है कि कोई और ही मरा हुआ होता है, वो कपड़े बदल के एंड ऑल दैट, यू नो, दैट थिंग इज देयर, सेम गिमिक जो इसमें था। तो राइट, या यू आर राइट, क्योंकि अभी देखो मुझे क्या लगता है सबसे बिगेस्ट डिफरेंस ये मार्वल के ब्लैक कैट इंट्रोडक्टरी कॉमिक्स और अपने देसी राज कॉमिक्स में सिन्हा सर के ध्रुव वाले ब्लैक कैट कॉमिक्स में एक बहुत मिसिंग चीज दोनों में एक ये है, इसमें एक सेंट्रल विलन कैरेक्टर है ग्रैंड मास्टर रोबो, उसके इर्द गिर्द कहानी है ये सब। जबकि स्पाइडरमैन वाली जो कहानी है वो अमेजिंग स्पाइडरमैन की जो चलती हुई कहानी है, वो कहानी है स्पाइडरमैन के इर्द गिर्द। ठीक है, कैरेक्टर आ रहे हैं, विलेन आ रहे हैं जा रहे हैं, वो फ्लोटिंग है। अभी ये जो कैरेक्टर था, आपने देखा ही होगा फेलिशिया हार्डी का, ये इसी इश्यू में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। इसके पहले भी फेलिशिया हार्डी बहुत सारी कॉमिक्स में है, ब्लैक कैट के रूप में वो पहली बार इस कॉमिक में है। ये एक फर्क था। हाँ। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जब ये जिक्र किया तभी मैं देख रहा था नेट पे और दूसरी जगहों पे, तो मुझे ये बात पता चली कि एक्चुअली ये किरदार स्पाइडर वुमन के लिए लिखा था मार्वल में। तो वो चाहते थे कि मतलब सेम यूनिवर्स में ही ये कैरेक्टर एक ऐसा लेडी विलेन बनाया जाए जो कि स्पाइडर वुमन के कंटेम्पररी विलेन्स में ऐड हो जाएगा, लेकिन समहाउ उन्होंने इसे यूज कर लिया इन अमेजिंग स्पाइडरमैन में ही, और स्पाइडरमैन के साथ ही उसे ले आया। आपने बताया जो चीजें कि जैसे दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस एंड ऑल, लेकिन दोनों में एक सामान्यता ये है कि आगे जाके they both have a love interest in the love central interest character. yeah हाँ, correct. तो कुछ समानताएं हैं, और ऑफ कोर्स, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि सिन्हा सर ने जो ये 2 पार्टर कहानी लिखी थी वो आज भी हम लोगों को याद है, और ये बहुत ही अच्छी ध्रुव की कॉमिक्स में से एक है। सो ऑफ कोर्स आई मीन, लेकिन ये लास्ट सीन में ब्लास्ट इफेक्ट एंड मेरे लिए दीज आर सिमिलैरिटीज इनफ to pick the idea and then make something even greater, क्योंकि अगर आप ऐसे देखा जाए तो ओरिजिनल आइडिया इवन मार्वल वुमन का भी नहीं होगा, क्योंकि एक कैट वुमन वाला जो कैरेक्टर डीसी में है वो भी काफी हद तक ब्लैक कैट ही है, लेकिन दूसरे नाम से अगर आप देखें तो करेक्ट आप कहीं से भी उठाओ ओरिजिनलिटी के साथ अगर उसको पेश करो और वो अच्छा लगे लोगों को, तो इट डजंट मैटर। सो इन दैट केस दोनों में से कोई भी ओरिजिनल नहीं है। हाँ राइट, जैसे
मैं वही देख रहा था कि दोनों में से पहले रिलीज कौन सी हुई, फेलिशिया हार्डी पहले आई या सेलिना काइल डीसी वाली पहले आई। तो मैंने देखा 1940 में कैट वुमन पहले आ गई थी डीसी में। राइट ये जो फेलिशिया हार्डी का जो कैरेक्टर जो एज अ ब्लैक कैट मार्वल ने डाला था वो 1979 में डाला था। और दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों आगे चल करके प्रोटैगनिस्ट के लव इंटरेस्ट बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने वाले में लव इंटरेस्ट रिचा बनती है, मुझे लगता है वो सेकेंडरी मौत के चेहरे वाले सीरीज में बनती है शायद। जब हत्यारी राशियां वाला एपिसोड खत्म हो जाता है तो हाँ तब वो जाहिर करती है कंप्यूटर पे चैट करके कि ध्रुव आई लव यू या इस तरीके का। वो Yeah. बाद में होता है, लेकिन फिर ना वो इतना स्ट्रेच नहीं किया गया है ध्रुव के लिए लव अफेयर जितना कि मार्वल और डीसी ने ना च्युइंगम की तरह खींचा है वो। हाँ एक पॉइंट पर तो लगता है कि भैया या तो तू विलन ही बन जा या तो फिर तू इन लोगों के साथ मिल करके क्राइम फाइट कर ले। तो एक तो ये भी सिनेरियो है जो कि मुझे नजर आया, और दूसरे कुछ और भी सिनेरियोज हैं। जैसे कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो फेलिशिया हार्डी का जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा एक मिनी सीरीज निकली थी, केविन स्मिथ ने लिखी है। वो मिनी सीरीज में ये दिखाते हैं कि फेलिशिया हार्डी ना एक किसी एक फेक केस में पड़ जाती है और स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के चलते पीटर पार्कर कन्विंस करता है मैट मर्डॉक को, डेयरडेविल को, उसका केस लड़ने के लिए। तो एक 6 पार्ट की एक मिनी सीरीज है जिसमें कि इस कैरेक्टर को थोड़ा सा एक अलग लाइट में डाला गया है फेलिशिया हार्डी को कि भाई तू हमेशा स्पाइडरमैन के पीछे ही नहीं रहेगी एज अ लव इंटरेस्ट, तेरी भी अपनी कोई लाइफ है, तू भी किसी प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तो एक एक वो अलग लाइट में वो स्टोरी दिखाने की कोशिश करी है। मुझे अब सेलिना काइल का आइडिया नहीं है कि वो कौन से लाइट में दिखाई जा रही है। अब कमिंग टू आरसी, इसका ना कैरेक्टर एक्सप्लोर ढंग से हुआ नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि एक ओपन एंडेड तरीके से रखा गया है रिचा का कैरेक्टर। तो इसीलिए मैंने वो 2 वीडियोस भी शेयर किए हुए हैं, वो हम लोग बात करते हैं उसके, प्ले करेंगे उसको। लेकिन तो उन 2 वीडियोस में बेसिकली क्या है कि मैंने ये समराइज करने की कोशिश करी है कि अगर ब्लैक कैट का कैरेक्टर आर्क किसी और लाइट में दिखाना है आपको, तो इसकी असंख्य पॉसिबिलिटीज है, जो कि शायद उसको मार्वल और डीसी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। तो वो मैंने 2 वीडियोस में बना करके रखा है, वो प्ले करेंगे जीत भाई। लेकिन उससे पहले मैं और भी लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, जैसे जीत भाई, मिलन या दुग्गल साहब के। नहीं, मेरे सवाल कुछ नहीं है मेरे। मैं पहले तो ये कह दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन बनाए हो ना, इससे मतलब मुझे तो पहली बार दिखाई है। मेरे पास हालांकि है ये कॉमिक्स, लेकिन मैंने आज तक पढ़ी नहीं है। रादर आई हैव रेड थ्रू द अल्टीमेट स्पाइडरमैन, वहां पे जो कैरेक्टर फिर से दिखा रहे हैं रिबूट करके, राइट? राइट राइट तो उसमें भी मैंने पढ़ी है। और एक शायद अमेजिंग स्पाइडरमैन कोई दूसरी सीरीज थी जहाँ पे 1-2 स्टोरीज मैंने पढ़ी थी जहाँ पे ब्लैक कैट स्पाइडरमैन को प्रपोज करती है। उसका एक बड़ा सा स्प्लैश पेज था, मैंने शेयर किया था किसी पोस्ट पे। तो मुझे याद नहीं, वो शायद अमेजिंग स्पाइडरमैन की कंटिन्यूटी रही होगी, बट दैट्स डिफरेंट थिंग। पर ये जो स्टोरी है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। एंड द वे यू हैव प्रेजेंटेड इट, मतलब क्या होता है ना कि कई कबार आप पोस्ट वगैरह देख लेते हो, लोग बोलते हैं कि दिस इज ए ब्लैटेंट रिप ऑफ, इट्स ए कॉपी, वो वगैरह वगैरह। पता नहीं मुझे उस बात से क्यों चिढ़ है कि मेरे हिसाब से ना कोई भी क्रिएटिव काम ना किसी चीज को देख के ही तो इंस्पायर्ड होकर बंदे ने किया होगा ना। कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। बहुत होते होंगे कि हाँ, मतलब दिमाग में खुद से कुछ आया और किसी ने ड्रॉ कर लिया, किसी ने कहानी लिख दी, इट्स फाइन। पर आप देखो, बिना कुछ किए भी, मतलब बिना कुछ रेफर किए भी अगर कुछ भी लोग बनाते हैं, राइट? मूवी में अगर में आता है ना कि इफ फाउंड टू बी दैट द इंसिडेंट्स आर सेम, देन प्योरली कोइंसिडेंटल। तो ये इसीलिए होता है कि मतलब हम जो भी सोचते हैं
हम ऐसे पहले किसी और ने सोच के बना भी दिया है, राइट? तो लोग ये बहुत बोलते हैं कि रिप ऑफ है, ये है, वो है, पर ये Yeah. देख के ना पहली बार एहसास हुआ कि मतलब आप किसी भी चीज को देख के इंस्पायर्ड हो के उसको अपने ही मतलब क्रिएशन में आपको उसको ढाल के यू कैन प्रेजेंट इट इन ए बेटर वे। ऐसा नहीं कि अब देखो स्पाइडरमैन कॉमिक्स भी अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है, बट जब आप कंपेयर कर रहे हो ना, ऑब्वियसली ब्लैक कैट याद है, और लेकिन वो कॉमिक्स अगर पढ़ा भी होऊंगा मुझे वो याद नहीं है। तो दैट्स हाउ हाँ, अनुपम जी हैज प्रेजेंटेड इट। और मतलब बाबा वही जैसे वही आप मकसद यही था। हाँ, बोलो बोलो, नहीं, तो सॉरी। आपने भी जैसे वो दिखाया है ना सीन बाय सीन, जैसा लग रहा है कि हाँ वैसे ही सीक्वेंसेस हो रहे हैं पर किसी दूसरे एंगल से हो रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू सिन्हा सर की, इवन दो इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस कॉमिक्स, बट इट इन नो वे इट लुक्स दैट कि दीज आर सिमिलर। कहानी हो सकती है, बहुत सारी कहानी सिमिलर हो सकती हैं, हम बोलते हैं ना कि एक ही कहानी के बहुत सारे मूवीज बने हैं, बट द वे यू प्रेजेंट इट, दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ दैट मूवी कि प्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हो। तो वो हाँ, बहुत मतलब सही क्योंकि लगा। गलत फहमियां बहुत उड़ती हैं, और कई बार ये भी होता है ना कि कॉमिक बुक कम्युनिटी बहुत छोटी है, तो उसमें मुझे यूनिटी कम दिखाई देती है, लेग पुलिंग ज्यादा दिखाई देती है। तो अगर मैं पोस्ट पे करता या किसी उस पे करता तो शायद दब के रह जाती, लेकिन ये एक वीडियो फॉर्मेट में है जो कि हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, तो शायद ये कुछ लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि इट्स नॉट अ रिप ऑफ, मतलब आइडिया कहीं से उठाया जा सकता है, भले कैरेक्टर्स आपको सेम लगे, मगर कहानी एकदम ध्रुव के यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिल्कुल। ऐसी एक जिसमें और भी कि कहानी थी ना, वो जो मैंने मारा ध्रुव को, हम बैटमैन के साथ हाँ, वो मैंने पढ़ी नहीं है, वो एक्चुअली द मेनी डेथ्स ऑफ बैटमैन मैंने बैट खुद नहीं हाँ। पढ़ी है, लेकिन मुझे पढ़नी है वो भी, और शायद कभी हम लोग उसके ऊपर भी ये चर्चा कर सकते हैं कि कितना लिया गया, कितना नहीं लिया गया। लेकिन मैं ये थ्रू आउट ये पढ़ते वक्त इशू नंबर 194 और 195 थ्रू आउट में पढ़ते वक्त मैं एक ही बात सोच रहा था कि मतलब अगर मान लो कि चुरा भी लेते, पूरा का पूरा सीन बाय सीन, फ्रेम बाय फ्रेम डाल भी देते, उस वक्त तो इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, कॉमिक मिलनी थी, बिक जानी थी, लेकिन फिर भी एज अ क्रिएटर उन्होंने कहानी लिखी है, मेहनत करी है, उसको रोबो के इर्द गिर्द घुमाया है या नताशा के इर्द गिर्द घुमा करके, जो नताशा आज तक एक सुलझी हुई लड़की जो कि अपराध की दुनिया से अलग चलेगी ये सोच करके वो उसका कैरेक्टर दिखाया गया था, वो आगे चल करके मतलब एकदम ही मुड़ जाती है अपने पिता के उसमें चली जाती है कि हाँ आप सही कहते थे, यू नो, ये शराफत की जिंदगी में कुछ रखा नहीं गया है, सो लेट मी जॉइन यू एज कमांडर नताशा बैक अगेन। तो उस तरीके का कैरेक्टर आर्क एकदम मुड़ गया। तो मुझे वो थ्रू आउट 194 और 195 जब मैं पढ़ रहा था फिलिशिया हार्डी वाला, तो मेरे दिमाग में यही चीज चल रही थी कि क्या होता है यार कि एकदम ही उठा लेते हैं, इट कुड हैव बीन अनदर एडवेंचर ऑफ सुपर कमांडर ध्रुव, हु गिव्स अ शिट, यू नो। ये कब 93 में या 92 में रिलीज हुई थी, इंटरनेट भी नहीं था और हमारे पास विदेशी कॉमिक्स का इंडिया में एक्सेस भी नहीं था। ब्लैक कैट तो मुझे याद है 94 में शायद मैंने खरीदा था, 94 में। हाँ, हाँ मतलब उसी दौरान, मतलब 90s में ही, लेकिन तब तो एटलीस्ट मेरे घर तो डायल अप भी नहीं आया था तब तक इंटरनेट का, तो मेरे पास तो कोई जरिया भी नहीं था कि मैं हाँ कॉमिक पढ़ करके अरे ये तो रिप ऑफ है ऐसा कुछ वो भी नहीं कर सकता था, राइट। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब कि वो पूरा कॉपी पेस्ट भी हो सकता था, लेकिन अनुपम जी ने मेहनत करी कहानी लिखने में भी, और ध्रुव के इर्द गिर्द रखी कहानी, आर्ट वर्क, मेरे को एक फ्रेम नजर नहीं आया कि सेम हो, सेम मतलब हाँ। मैंने इतना ढूंढने की कोशिश करी कि कहीं से कुछ तो रहेगा, लेकिन एक फ्रेम मुझे नजर नहीं आया जो कि अनुपम जी ने, जिसको मैं ये देख करके बोल सकूं अरे अनुपम जी ने यहाँ से कॉपी मारा है, एक भी फ्रेम मुझे नजर नहीं आया दोनों कॉमिक में, सो 94 95 में। सो एनीवेज, पर तो ये ये मेरा ट्रिविया पर्पस था। ये देखना पड़ेगा, दादा ने जो बोला कि दिस इज द फर्स्ट कॉमिक फेलिशिया हार्डी अपीयर्ड एज ब्लैक कैट,
तो इससे पहले कभी ब्लैक कैट नहीं आई कॉस्ट्यूम में 194 फिलिशिया हार्डी 195। का तो ये तो पहली बार है, मतलब फिलिशिया हार्डी एज अ फिलिशिया हार्डी शायद आ रखी होगी, पता नहीं, यस, लेकिन फेलिशिया हार्डी एज का कैरेक्टर और पहले की कॉमिक्स में भी है अमेजिंग स्पाइडरमैन में, और वो मतलब एक नहीं, मतलब मेरे ख्याल से इससे पहले 5-6 इश्यूज में बीच बीच में उसका प्रेजेंस है, उसको दिखाया गया है एज ए कैरेक्टर, लेकिन एज ए ब्लैक कैट वो इसी कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुई। एक्चुअली देखिए बहुत बड़ा फर्क है दोनों यूनिवर्सेस में, जिसकी वजह से ना ये चीजें अलग है। अमेजिंग स्पाइडरमैन अगर आप देखो तो वो एक मंथली, कई बार सेमी मंथली भी बुक हुआ करती थी 60s 70s 80s ये समय में। ये इट यूज्ड टू बी लाइक 2 तारीख आप जाओगे न्यूज स्टैंड में तो आपको नई स्पाइडरमैन की बुक मिलेगी, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि डेफिनेटिव कैरेक्टर इज स्पाइडरमैन। हर इशू में कोई आएगा जाएगा, विलेन हो सकता है, वो मिक्स कैरेक्टर हो सकता है, कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो सकता है, मे बी 2 पार्टर की एक कहानी होगी, वो मूव ऑन कर जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत कॉमिक्स आती थी, मतलब 90s में तो ज्यादा आती थी, लेकिन वो भी कंपेयर टू वेस्ट के इतने बड़े बड़े पब्लिकेशंस बहुत कम ही आती थी, तो उसमें ऐसे ओपन एंडेड कहानियां ज्यादा आती नहीं थी। कि एक कैरेक्टर आया, उसको उसका एक डेफिनेटिव एंड दिखाए बगैर उसको छोड़ दिया और फिर आएगा। ये चीज धीरे धीरे राज कॉमिक्स ने ही शुरू की थी, और वो भी ये नागराज ध्रुव की कॉमिक्स में हम लोगों ने देखना शुरू किया था कि एक विलन आता है, फिर 5-6 कॉमिक्स के हाइएटस के बाद वो फिर आता है, ये चलते रहता है, फिर उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानने को मिलता है, इस तरह से अनकंटिन्यूड वे में कहानी प्रोग्रेस करती है। ये चीज राज कॉमिक्स में आई है। अब वो कॉपी करके आई है या जैसे भी आई है, इट वाज गुड फॉर अस, क्योंकि आपने कहा जैसे हमारे पास इंटरनेट तो था नहीं, स्पाइडरमैन हम पढ़ते तो थे नहीं, या इनफैक्ट उसका कार्टून भी हम लोगों ने नहीं देखा हुआ था उतना ज्यादा। जो देखा हुआ था वो बहुत ही शुरुआती 60s वाला वर्जन था, तो उससे ज्यादा कुछ हमें पता भी नहीं था। तो whatever it was, rip off no rip off, it was a good presentation for sure, क्योंकि 2 पार्टर की कहानी थी उसमें, बिल्कुल टाइट कहानी थी, और हम लोगों को ऐसा लगता था कि रोबो का प्रतिशोध अब कब पढ़ेंगे। जिसने भी पहले ब्लैक कैट पढ़ी होगी, आई एम प्रीटी श्योर कि वो जब भी कॉमिक्स की दुकान में जाता होगा उस जमाने में 93 94 में, वो पूछता होगा कि ये कॉमिक्स है क्या, क्योंकि उसको कहानी का एंड जानना है। तो ये जो इंक्विजिटिवनेस सिन्हा सर ने क्रिएट किया था हम लोगों में, उन्होंने वो रिप ऑफ किया था नहीं किया था, थोड़ा बहुत कॉपी किया था, पूरा कॉपी किया था, डजंट मैटर एनी मोर, इट इज बैक इन टाइम। अभी वो हमारे लिए एक अच्छा मेमोरी ही है। लेकिन ये कैरेक्टर इनफैक्ट मार्वल का भी खुद का 100% ओरिजिनल नहीं है, यही सबसे अहम बात है। तो मिलन जो बोल रहा था कि कहीं ना कहीं से कुछ इंस्पिरेशन लेके ही बना होगा, या सारे ही कैरेक्टर ऐसे होंगे कम ज्यादा। तो बैटमैन में जो कैटवुमन का कैरेक्टर है, वो भी अब अगर आप देखो तो मतलब वो बहुत ज्यादा सेंट्रल कैरेक्टर में आता है रादर देन फेलिशिया हार्डी एंड ब्लैक कैट का कैरेक्टर, क्योंकि स्पाइडरमैन में एक टाइम पे वो कैरेक्टर रेगुलर प्रेजेंस में था, लेकिन उसके बाद इतने कैरेक्टर्स हैं स्पाइडरमैन वर्स में कि वो फिर पीछे चला गया, और उसको लेके आए दूसरे राइटर लोग। तो लेकिन बैटमैन की कॉमिक्स में कैटवुमन का कैरेक्टर इससे कहीं ज्यादा स्टेडी है, और प्राइमरी कैरेक्टर्स में से एक है। तो कहने का मतलब ये सारे यूनिवर्सेस में ये इतने जम्बल्ड अप हो चुके हैं ये कैरेक्टर सब, कि इसका एक्चुअल रूट क्या है पता करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इट इज ट्रू कि ब्लैक कैट मार्वल में जो कैरेक्टर है और राज कॉमिक्स में जो कैरेक्टर है, उसके फिजिकल जो ये डिजाइन बनाया गया है, इसमें ब्लैक कॉस्ट्यूम का होना और ये जो इतना जो मास्क है उसका ये होना, ये सिमिलैरिटीज उसमें है। ऑफ कोर्स ब्लैक कैट का मार्वल वाले में हेयर्स आर वाइट एंड
सिन्हा सर वाला ब्लैक एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम तो राज कॉमिक्स वाले को ही अपने नंबर 1 पे रखेंगे. That is for Absolutely. sure. Yeah. जीत भाई, your turn. देखो, पहले मैं ऑडियंस को बता दूं कि अगर सिन्हा सर की किताब हो तो विवेक भाई उसे ऑब्जेक्टिवली नहीं लेंगे, वो बायस्ड ओपिनियन देंगे, ठीक है? तो इसमें मत फ्लो में मत चले जाओ, ठीक? अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि वो ऐसा नैरेटिव सिन्हा सर के लिए किसी भी चीज के लिए सेट कर सकता है. मेरे पास भी ये फैक्सिमिली है इस पर्टिकुलर ब्लैक कैट की किताब का, पर मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा, राइट? और पहली बात है ना कि जब हम उस एरा में थे, फॉरेन कॉमिक्स तो भूल ही जाओ, राइट? यही ब्लैक कैट ही हमारे पास थी, ब्लैक कैट या रोबो का प्रतिशोध. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारा पुराना ध्रुव का पॉडकास्ट था उसमें मिलन भाई ने बताया था कि ये वो किताबें थी जहां उन्हें क्लोजर नहीं मिला था, उनको शायद 1 साल रुकना पड़ा था. उनको ब्लैक कैट मिल गई थी, बट रोबो का Yeah. प्रतिशोध उनको 1 या 1.5 साल बाद वापस मिली थी. Now, let me bring back this one, right? एक सेकेंड. ये जो है कवर, राइट, बिफोर आई गो अहेड, जैसे जो कवर है, कवर पूरा वो प्रताप मलिक जी वाला जो फीलिंग देता है, राइट? वाइट बैकग्राउंड और जो फाइट थी, राइट? प्रताप जी इस नहीं कवर, बनाया. Yeah. राइट, ब्लैक वही. कैट का कवर. और वहीं पे जो लेफ्ट वाला है वो आपका, मतलब वो जेल में हो रहा है, स्पाइडरमैन लड़ रहा है, राइट? इससे, आपके ब्लैक कैट से. आपके प्रेजेंटेशन का जो मेरे को सबसे सही लगा कि वो ध्रुव का जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला है कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, the moment you started with मतलब that, right? हाँ, वो कैरेक्टर वैसा ही रहा ध्रुव का, मतलब. और मुझे अब मैंने थोड़ा सोचने में पड़ा होगा कि ये पहली बार इस कॉमिक्स में था कि इससे पहले कहीं पे ध्रुव ने ऐसा कहा है कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता हूँ. आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट. यार वो चीज ना मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है. हाँ, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा ना, चंडिका भी बोलती है कि भैया तो हाथ नहीं उठाएगा, पर मैं टांग उठा सकती हूँ, मतलब पाँव से मार सकती हूँ. वैसा हुआ था वो हत्यारा कौन पे या मैंने मारा ध्रुव पे, हाँ, लेकिन वो बाद में आई थी हत्यारा कौन, और वो ना बाद में आई थी. वो बाद में आई थी. तो वही ब्लैक कैट में जो ये चीज थी, मतलब पर आप एक मस्त दूर की कौड़ी लेके आए हो जस्ट टू डिफेंड कि भाई देखो स्पाइडरमैन ने पहली बार में मुक्का मार दिया, लेकिन ध्रुव यहाँ पे अपने किम करते विमुड मोड में है कि भाई मैं क्या करूं. अरे मैं वही बता रहा हूँ ना, उस मैंने एक पेज नहीं दिखाया उसमें, वो उसके लिटरली फिलिशालिटी के बाल पकड़ता है और दे करके मारता है वो मतलब इतना ब्रूटल दिखाया ना वो. तो हाँ, मतलब वो तो दूर दूर तक ऐसा अपना ध्रुव वैसा नहीं रहा है. देखो जेल, मतलब कॉपी नहीं है पर इंस्पायर्ड तो आप कहोगे ही, राइट? कि प्रीमिस, कॉस्ट्यूम, प्रीमिस और द एंडिंग, राइट? इतना कोई मतलब नॉर्मल इंसान देखेगा तो उसको लगेगा ही कि वो फर्स्ट लेवल इन्फ्लुएंस हो जाएगा, राइट? अब आपने डिटेल्स में बताया है, और हमने जैसे पिछला जो पॉडकास्ट किया था, राइट, वहाँ फ्रेम टू फ्रेम रीड्रॉ करे थे. यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने अपनी तरीके से दिखाया कि कैसे कहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, और उसको पूरा इंडियनाइज्ड परिवेश में ध्रुव की कहानियों में कंटिन्यूटी है जो ब्लैक कैट आता है, राइट? एंड इवन जो कॉस्ट्यूम है, मतलब आंख बनाई है, लेकिन वो जो गाल पे जो काला दिखाते हैं ना, मुझे याद नहीं आता और कौन से कैरेक्टर में ऐसा वो दिखाया है जो जबड़े टाइप का जो फीलिंग देता है, राइट? बचपन में एक ऐसा मास्क आता था ना जहाँ पे 2 दांत ऐसे निकले हुए थे, गाल में थोड़े से पिंक कलर के, स्किन कलर की कुछ मास्क थे और चश्मा था, ऐसे कुछ मास्क आता था. मुझे वो मास्क मुझे उससे इंस्पायर्ड लगता है, ब्लैक कैट की मास्क. मिलन भाई ढूंढ के दिखाओ आप क्या क्या पहन के घूमते थे बचपन में. हम भी जानना चाहते हैं अगर आपकी फोटो. मिलन भाई तभी हैलोवीन मनाते थे उड़ीसा में. ठीक है. उसके बाद और जो मुझे बहुत इम्प्रेसिंग था, उसके जो जूतों पे वो जो सामने कांच लगा रहता था, ब्लेड्स या कांच जो, राइट? तो मतलब सर ने जो रीइमेजिन करा है कैरेक्टर, राइट, काफी सोच समझ के करा है. अगर मुझे मतलब वो जो और आई थिंक, आई डोंट नो वेदर इसमें आंख निकाल लेती है कि हत्यारा कौन, कहीं पे तो वो आंख निकाल लेती है, इसी में निकालती वो है, उंगली से नाखूनों से निकालती है, राइट? वो आतंकवादियों के अड्डे पे जब पहुंचती है तो वो सीन है इसमें. और मुझे वही, एक मिनट, विवेक भाई को बीच में लेके आते हैं.
वो पूरा जो एक पूरी पुतल निकाल लेती है ना उसका जो आई बॉल सॉकेट से, राइट? देन जो बिल्लियों का इस्तेमाल करती है डायनामाइट लगाकर, राइट वैसा राइट कुछ फिलिशिया करती है क्या नहीं अपने नहीं वैसा कुछ नहीं उसमें? करती है, तो वैसा कभी नहीं नहीं ना, वो करती है, जिम्नास्टिक है, ये राइट? एकदम ओरिजिनल है। राइट, या राइट। तो हाँ। अब मतलब सलीना इतनी कायल सारी का मेरे चीजें को तो नहीं पता क्योंकि सलीना नहीं कायल नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। सो डायनामाइट का इस्तेमाल आई डोंट नो, राइट? बिल्ली को लेकर के बिल्ली के पेट पे बंधा हुआ, मतलब ये एक तरीके का मतलब एनिमल क्रुएल्टी। नो नो, बट विवेक ये भाई, आइडिया जो है ना, ये एकदम ये पहली नहीं बार। नहीं, कैटवुमन नो का मैं बता सकता हूँ। कैटवुमन मेरे साथ है नहीं। कैटवुमन बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी, तो मेरे से बिल्लियों को एज कैसे पता वेपन यूज आपको नहीं। बहुत प्यार करती थी? मिलन वो भाई जरा प्रकाश कॉमिक्स डाले। में भी आप देख सकते हो, एनिमेटेड सीरीज भी देख लो आप उसका। नहीं ये बात सही है, मैंने लेकिन एनिमेटेड सीरीज में तो देखा है बैटमैन। कैटवुमन मूवी जो थी नहीं, हैले बेरी की भी आई थी एक, राइट? वो भी आप देख लो। तो नहीं, मार देगी उसके ऋचा बाद ना को फिर कि साली मेरी बिल्लियों को उड़ा रही है। बिल्लियों को तो उड़ा रही है। और ना थोड़ा सा ना कंफ्यूजन भी होता है कि यहाँ पे बिल्लियां कहीं भी टकरा के ब्लास्ट हो रही हैं और हत्यारा कौन में बोलते हैं कि डायनामाइट को उड़ाने के लिए तुमको वो चाहिए, उसका ट्रिगर चाहिए, डेटोनेटर। राइट? डेटोनेटर चाहिए। तो राइट, तो ये विवेक भाई आप ही प्रकाश डाले बाद में कि कैसे ऐसा हो रहा था उस समय। अरे भाई मैं थोड़ी ना बनाता हूँ। नहीं और नहीं तो बात वही है सही कि है। या तो ठीक है, कॉस्ट्यूम का ले लिया, जो आपने पूरा स्पाइडर, देखो मैं तो पढ़ी नहीं थी, तो अभी आपने जो स्लाइड दिखाया मैंने उस हिसाब से जो भी इन्फ्लुएंस मेरे निकल रहा है, यस, फाइट सीन उन्होंने काफी सारे पूरे रीड्रॉ, मतलब अलग अपनी तरीके से ड्रॉ करा है, राइट? उसको अपनी कहानी में लिया है। प्लास्टर तो मुझे फैसिनेटिंग लगा था, इवन जब पहली बार इंट्रोड्यूस था कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ दिख रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? साइंस की पूरी वही वही दिखा दी। और ये जो ध्रुव ऐसे पड़ा हुआ है, राइट? दैट वो तो आपको बिल्कुल मतलब लगेगा ही कि यार दिस इज समथिंग कि क्या होने वाला है, आपको कौतूहल में डाल देगा। यहाँ पे भी स्पाइडरमैन गिरा पड़ा है, बट स्पाइडरमैन जस्ट मेरी डिफीटेड यार। हीरो ऐसे डिफीट बहुत होते रहते हैं, राइट? इट्स नॉट लाइक कि नहीं उसको लेकिन कोई आप मॉर्टल जैसे डेंजर लगे। 195 पढ़ोगे ना, जो राइट आफ्टर फिलिशिया हार्डी का अपीयरेंस के बाद जो दूसरा इशू है, उसमें मतलब ऐसा दिखाया है स्पाइडरमैन को कि अरे वो उठा और वापस से फाइट करना शुरू कर दिया, उसके सिर पे मतलब ईंट पत्थर गिरे और ही ट्राइड टू गेन कॉन्शियसनेस, और उसके बाद थोड़ा सा जरूर स्लगिश था फाइट में, लेकिन ही पुल्ड हिमसेल्फ इनटू द फाइट अगेन। तो जब मैंने रोबो का प्रतिशोध के साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो उसमें शुरुआत के 10-15 पेजेस में यही दिखा रहे थे कि ध्रुव मर चुका है। तो दैट वाज लाइक अ हाई पॉइंट, हाई सेलिंग पॉइंट जो था ना, बिल्कुल वो जस्टिफाइड था। वो जो थ्रिल जो हमको चाहिए होता है, वो थ्रिल राज कॉमिक्स ने अच्छे से दिखाया था उसमें, मतलब अनुपम जी ने रोबो के प्रतिशोध में अच्छे से दिखाया था। उतना अच्छे से मार्वल ने नहीं दिखाया। मार्वल ने भी वो दिखाया कि अरे मैंने तो तुमको बोला था स्पाइडरमैन मेरा रास्ता क्रॉस मत करना, ये ना वो फलाना ढिमकाना। भाई ये तो उठ करके वापस फाइट शुरू कर रहा है, इसके तो कपड़े भी नहीं फटे, कुछ नहीं हुआ। तो नहीं नहीं, वो सीक्वेंस बाबा जो तुम बोल रहे हो ना, ये अभी मैं सोच रहा था कि हीरो के डेथ सीन पर्टिकुलरली, जीत को अच्छी तरह से याद होगा, जो ध्रुव जब ऊपर से गिर रहा होता है चैंपियन किलर में, उसको उसी पॉइंट पे कैसे पॉज किया गया था फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे भी लास्ट पे ध्रुव मर रहा है, पॉज किया गया था। डोगा भी ऐसे ही एक स्टोरी था जहाँ पे मैंने मारा डोगा को, या मरेंगे डोगा के दुश्मन, वो दो पार्ट्स थे वहां पे भी। तो ये शायद हर हीरो के लिए एक सीक्वेंस या ऐसा सेगमेंट रखा गया है जहाँ यार पे ये हाँ क्लिफ हैंगर आप छोड़ देते हैं। वो बड़ा मजा आता है वो देख करके, वो कौतूहल रहता है एज अ रीडर कि अरे यार क्या है। हमें मालूम है कि साला अगर ध्रुवी मर जाएगा तो कॉमिक्स ही और मैंने बंद हो शायद ये जाएंगे। पहले किसी पॉडकास्ट में भी शेयर किया था कि इसका पार्ट 2 जो था ना रोबो का प्रतिशोध, बोला वो मैंने बहुत कुछ क्लोजर वाली आपकी कहानी है पूरी। वो और बहुत टाइम मैं के बाद मिला था क्लोजर। दूसरी चीज है ना कि मैंने जो स्पाइडरमैन के कार्टून में फेलिशिया हार्डी शुरुआत से थी, मैरी जेन जो थी, मैरी जेन और फेलिशिया हार्डी बोथ वर गोइंग, मतलब मैरी जेन पड़ोसी थी, फेलिशिया हार्डी वाज कॉलेज में मिलती थी उसको,
ठीक है। और उसमें फिर कैसा होता है कि जो कार्टून में वो रिवेंज लेने के लिए फिर ब्लैक कैट में कन्वर्ट होती है फेलिशिया हार्डी बाद में जाकर। तो मतलब आई थिंक अगर आप उस पैरेबल से देखो तो ध्रुव के लाइफ में ना पेरेंट्स को छोड़कर और कुछ था ही नहीं कि वो कैसे इंट्रोड्यूस करे ब्लैक कैट को। रेनू को तो बना नहीं सकते, अब वो उसी की कैडेट है, राइट। तो फिर मतलब अगर आप वो तो देन प्रॉब्ली अनुपम सर ने सोचा कि ठीक है कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा, बाद में बैक स्टोरी पे सोचेंगे कि उसका क्या करना है, कैसे लव एंगल पे डालना है। एंड दैट्स वेयर आई थिंक उन्होंने इंस्पिरेशन ली, बट उसको पूरा परिवेश अपनी तरीके से लिखा और एक बेहतरीन कहानी दी, जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं बाबा को जबरदस्ती लाकर कटघरे में नहीं, बिठाकर अभी बातचीत कर रहे एक्चुअली हैं। सेकंड हाफ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दुग्गल साहब का एनिमेशन कमेंट लूंगा। एनिमेशन के बारे में जब जीत भाई बोल रहे हो, एक चीज मुझे याद आई है। मुझे याद है 97 या 98 के वक्त की बात है, DD2 में एक या फिर आई थिंक इन 2000 शायद, जो स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज एक आता था। ये वो वाला नहीं, वो 60s वाला बाद में बना वाला। हाँ, ये फॉक्स किड्स पे आता था। फॉक्स किड्स वाला, फॉक्स हाँ। वाले की बात कर रहा तो हूँ। एनिमेटेड right. 1994 से 1998 तक चला यार। राइट, मैंने कॉमिक्स से भी वो पहले ना सीजन, मार्वल वाला जो ब्लैक कैट है या फेलिशिया हार्डी है उसको वहां देखा था। एंड यू विल बी अमेज्ड, उसमें जो फेलिशिया हार्डी की स्टोरी दिखाई है, ये ब्लैक कैट की स्टोरी दिखाई है, वो एक्चुअली अमेजिंग स्पाइडरमैन की स्टोरी से बिल्कुल हटके है, काफी अलग है। उसमें वो शी इज द प्राइमरी लाइक लव इंटरेस्ट बिटवीन स्पाइडरमैन एंड मॉर्बियस। तो और वो इतनी अच्छे से स्क्रिप्टेड एनिमेटेड सीरीज है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लव इंटरेस्ट आपको पूरे सीरीज में बांध के रखता है, एपिसोड पर एपिसोड। और दैट इज द सेंट्रल स्टोरी कि वो फाइनली किसकी तरफ झुके, और फाइनली वो स्पॉइलर बट इट्स लाइक 25 इयर्स ओल्डर, वो मॉर्बियस की तरफ ही झुकती है। लेकिन जब मैंने बाद में इन दोनों की इंडिविजुअल कॉमिक्स पढ़ी थी, जैसे कि 194 195 ब्लैक कैट की, और मॉर्बियस तो उससे भी बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, बहुत पहले, समवेयर इन 124 या समथिंग। तो एटलीस्ट 70 50 60 इश्यूज का गैप है दोनों कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस होने में। और ASM में ये गैप कम से कम 7-8 सालों का है, बिकॉज एक साल में 12 इश्यूज आते हैं, तो आप सोच सकते हो 60 इश्यूज आने में 7-8 साल, मतलब एक जनरेशन बदल चुकी थी, ठीक है। लेकिन 90s में जब एनिमेटेड सीरीज बनी तो उन्होंने चेरी पिक करके कैरेक्टर्स को लाके एक नई स्क्रिप्ट लिख के उसको सामने लाया। तो कहने का ये मतलब है कि स्पाइडरमैन में किसी कैरेक्टर का होना डेफिनेटिव नहीं है, क्योंकि ओवर द टाइम, ओवर द जनरेशन, अलग अलग राइटर उस कैरेक्टर को डिफरेंट वे से इंटरप्रेट करेंगे, अपने मीडियम में अलग अलग वे से उसको यूज करेंगे, और किया भी है। लेकिन हमारे पास मटेरियल इतना कम और अटेंशन स्पैन इतना ही लिमिटेड है कि सिन्हा सर को जो करना था, ये आइडिया अच्छा है, एक लेडी कैरेक्टर, डेयर डेविल कैरेक्टर, ध्रुव के एकदम कंटेम्पररी, हाँ मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, मोल्ड करता हूँ इंडियन कैरेक्टर में, रिवेंज स्टोरी डालता हूँ, एंड आई प्रेजेंटेड एंड इट्स अ डेफिनेटिव स्टोरी कि वो आती है, इंट्रोड्यूस होता है, रोबो के साथ एक फाइट होती है, वो कहानी खत्म होती है, सब बच के निकल जाते हैं, लीविंग की बाद में कभी आएगी, लेकिन वो कहानी खत्म होती है, दैट स्टोरी एंड्स देयर। एंड हम अगर दोबारा कभी कोई ध्रुव की इशू ना भी उठाए तो हमें पता है ब्लैक कैट रोबो का प्रतिशोध में ब्लैक कैट थी, ये उसकी कहानी है। इधर ही मैं इंटरप्ट करूंगा। क्या हुआ है दादा, आपने एकदम सही कहा। यहाँ तक हम लोगों को एक क्लोजर मिल जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा मुकाबला होगा रोबो से, तो मैं अपने पिता का बदला, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर रमन होते हैं, जिसको स्विमिंग पूल में डुबो करके मारा था, का बदला मैं जरूर लूंगी। ठीक है, ये हमको क्लोजर मिल चुका है 90s में। अब बाबा फॉर्म में आने वाले हैं, तो भाई वाला एंगल। हाँ, उसके बाद साला सुप्रीमा कॉमिक आती है यार। सुप्रीमा कॉमिक में फिर प्रिया ब्लैक कैट वापस आती है, ठीक है। इससे पहले ब्लैक कैट रिचा होती है। सुप्रीमा कॉमिक में मिसप्रिंट होता है, लास्ट पैनल में मिसप्रिंट है, वो रिचा होना चाहिए था, उन्होंने नहीं प्रिया मिसप्रिंट है, कैसे पता चला? मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ, सुनो। इन्हें नहीं पता तो किन्हें पता होगा। सुनो क्या हुआ है, मैं यही एक्सपेक्ट किया उस समय जब
पहले मैंने सुप्रीमा पढ़ा तो मैं बोला ये क्या है साला, ये तो इसका नाम तो ऋचा था, इसमें प्रिया क्यों बोल रहा है ये राहुल जो उसका भाई है, जिसको बोल रहा है कि ये मेरी बहन है प्रिया, इसने मेरी जान बचाई। खैर अभी वो बात चली गई और ये सब हो गया। अभी ये हेलो बुक माइन जब था तो उसने रीप्रिंट निकाला था आरसीएमजी का, और वो हर एक रीप्रिंट में ना लाइव आते थे अनूप गुप्ता, ठीक है, एचबीएम वाले। तो मैंने उनसे लाइव में ही क्वेश्चन पूछा था, और ये एकदम उस समय के लिए नर्डी क्वेश्चन था, और उसने भी हंसी में टाल दिया ये बात। मैंने उससे स्पेसिफिकली ये पूछा कि इस रीप्रिंट कॉमिक में सुप्रीमा में लास्ट पैनल पे लास्ट पेज पे आप देख करके बताइए कि नाम उसका ऋचा है या प्रिया है। मैंने ये पूछा था उससे, लाइव में पूछा था, ठीक है। वो बाबा का क्लोजर होगा तभी, राइट? अनूप ने भी वो क्वेश्चन बहुत सीरियसली रीड किया, क्योंकि मैं अनूप से पहले भी बात करता था फोन पे, क्योंकि यूएस पे शिप करवाना एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो मेरे से बड़े अच्छे से प्रेम से बात करता था, बहुत अच्छे से। तो उसने मेरा जब देखा कि अरे विवेक राय का क्वेश्चन आया है, तो उसने सीरियसली पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब पढ़ने के एंड तक आया ना कि इसमें देख करके बताइए कि उसका नाम ऋचा लिखा है या प्रिया लिखा है, तो वो भी हंसी में टाल गया कि भाई क्या नर्डी क्वेश्चन है ये। तो उसने पढ़ा ही नहीं वो, ठीक है, उसने उसका जवाब नहीं दिया, वो सोच करके कि ये मेरे को वैसे भी वो रिप्रिंट चाहिए थी, क्योंकि मेरे को सारी कॉमिक्स चाहिए थी। तो जब मैं रिप्रिंट आई मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ कि इसमें रीप्रिंट में तुम देखोगे ना मिलन, अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, रीप्रिंट में ऋचा है नाम, प्रिया नाम नहीं है। जो ओरिजिनल प्रिंट है उसमें तुमको प्रिया नाम नजर प्रिया आएगा। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि इन लोगों ने फिर वो सोचा कि वो मिस्टेक को हम लोग करेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया ना, तो मैंने वीडियो पे मैंने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया अनुपम जी को कि क्या पता राइटर इस मिस्टेक को एज एन अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ घुमा दे और ये बोले कि ये जो लड़की है ना, इसका नाम साला ऋचा है ना प्रिया, इसको खुद भी नहीं पता कि ये कौन है। शी इज अ दिमागी पेशेंट। जब जो नाम याद आता है बोल देती है। करेक्ट। तो और इसको जस्टिफाई करने का रीजन क्या है, ये अनुपम जी ने खुद दिया हुआ है। कैसे दिया है? क्योंकि पहले इन्होंने बताया है कि ये इसका फादर था कंप्यूटर प्रोग्रामर रमन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिखाया कि सुप्रीमा कॉमिक में ये इसका राहुल नाम का भाई था जो कि मिलिट्री में काम करता था। साला कहां से आया पता नहीं चला, ठीक है चलो दे दिया बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है कि होगा कोई भाई। तीसरी बार इसका वापस से जिक्र आया ब्लैक कैट का बाल चरित्र सीरीज में, जिसमें कि वो बोलती है कि कालिका ने मेरे पिता को मारा जो कि एक बायो साइंटिस्ट था, जैविक वैज्ञानिक। मैं वो बोला सीक्वेंस यार, भी पूरा दिखाए हैं। तो मैंने बोला कि यार अभी तो बोल रही थी कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामर था, 25 साल के बाद बोल रही है कि मेरा पति जैविक वैज्ञानिक है, अरे मेरा पिता जैविक वैज्ञानिक है ना, तो चक्कर गया। तो मैंने फिर एक वीडियो बनाया जो कि अभी जीत प्ले करेगा। 2 पार्ट का वीडियो है, 6 मिनट का वीडियो है, आप लोग बेयर कर लेना। देखिए उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि ये नाम गलत बताने वाली, याददाश्त खो जाने वाली बीमारी सिर्फ ब्लैक कैट को नहीं है, ये हमारे मित्र एडमिन को भी है। इनके कई नाम है जैसे कि शैटनर, मिलन, एडमिन, नवीन, ऐसे बहुत से नाम हैं। तो इंस्पिरेशन हमने लाइफ में इंस्पिरेशन लिए हैं के क्रिएशन से हमारे दोस्तों ने। यही हमारे ग्रुप की खासियत है ताकि पॉडकास्ट बहुत बोरिंग ना हो जाए, इसलिए थोड़ा जोक जरूरी है। No, but before continuing, we are reaching 1 hour. At least दुग्गल साहब से 2 शब्द तो ले ले घंटा पूर्ण होने से पहले। दुग्गल साहब बाहर होकर गए। हाय दुग्गल साहब। दुग्गल साहब हेलो। अब आपको हम सेंटर में ला रहे हैं दुग्गल साहब। मैं क्या बोलूंगा भाई, मुझे नहीं मालूम कुछ। नहीं आप लोग कंटिन्यू, मैं बस सुन रहा हूँ। भाभी नंबर 1 2 3 इतनी सारी डिस्कशन हो गई, आज सीरियस लोगों का डिस्कशन है, बीच में नहीं बकचोदी नहीं। दुग्गल साहब ब्लैक कैट दुग्गल है, अभी मेरे को ये पता लगा। नहीं वो अपना नाम कुछ भी बता देती है। दुग्गल साहब भाई मेरी एक ही आईडी है, मैं 4 आईडी लेके नहीं घूमता। दुग्गल साहब ना मतलब कि कुछ हौज पौज करने के लिए अपने कोको को भी साथ में लेकर के आए थे कि आज ब्लैक कैट का हो रहा है ना, मैं भी गेस्ट अपीयरेंस करवाता हूँ कोको का।
फिर उन्होंने भी नीचे उतार दिया, बोला कि यार ये तो बहुत सीरियस हो गया डिस्कशन। डुग्गल साहब ये हमारे आप लेवल एक का चीज नहीं है। बताओ, ब्लैक कैट पे मूवी बने तो आप कौन सा रोल प्ले करना चाहोगे इस भाई मूवी में? आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड। आपको पूछो जी, आप जॉय रमन का रोल तो नहीं करना चाहोगे ना उनके पिता? नहीं, पिता तुल्य तो आप ही हैं इस ग्रुप में। मिलन भाई का रोल करना चाहेगा, जो वो भाई नहीं देखा वो? अरे राहुल साला मरा भी नहीं। मरा भी नहीं, वो वापस आया भी नहीं किसी कॉमिक सुनो, में। ध्रुव का रोल तुम में से किसी को मिलने वाला नहीं, वो बाबा को ही मिलेगा। बाबा ने पहले ही रख लिया है। रख लिया है तो विलन ही चूज कर। अब ठीक है, आप रोबो बन जाना, दैट्स ओके। मेरा एक क्वेश्चन है बाबा के लिए। ये कौन बोला? अमित आकाशवाणी मोड में आकाशवाणी। अपने कॉमिक्स दोस्त। बाबा मुझे ये बताओ, अनुपम जी ने काफी मतलब जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला, अच्छा राइटर 100 जगह से लेता है क्यों दादा जी। इंस्पायर। अनुपम जी ने उठाया मतलब इधर उधर से और कुछ अपना तड़का लगा के बना दिया, बट नाम उन्होंने ब्लैक कैट ही क्यों रखा? वेरी गुड क्वेश्चन। उसका नाम कुछ और रखा जा सकता था। कैट मूवमेंट का ब्लैक कैट करने में मार्वल को कुछ फ्यू सेकंड्स लगे होंगे, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है थोड़ी सी, मतलब मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि जब कोई नॉन आरसी रीडर आता है ना, वो नाम देख के टर्न ऑफ हो जाता है वहां पर, और थोड़ा बहुत आपका ये देख के भी यूनिफॉर्म भी उसके थोड़े बहुत मैच करती है, बट नेम वाला मेरे को लगता है कि नेम चेंज किया जा सकता था। हाँ, मतलब अब ये सवाल हम लोग रखते हैं अनुपम जी के लिए, लेकिन बात आपकी सही है कि कई बार किरदारों के नाम ऐसे हो जाते हैं ना कि हम लोग उनसे मतलब थोड़ा रेलेवेंट नहीं समझते हैं उनको, फिर वो विदेशी कैरेक्टर की श्रेणी में आने लगते हैं। ब्लैक कैट की जगह कोई दूसरा नाम होता तो क्या रखते यार? देखिए, किटी। 4-5 ही ऑप्शन है आपके पास दूसरे नाम रखने के। हाँ। एक एक करके बोलो, मैं बोलो। ऑप्शन बताते जाता हूँ। अंत में जो ऑप्शन का नाम मैं नहीं, लूंगा उसके एक तो बाद डायमंड कॉमिक्स पॉडकास्ट। एक डायमंड कॉमिक्स की कॉमिक्स भी तो आई थी ना, पिंकी की। आई थी। तो देखिए, उसका नाम है काली। जितने भी नाम है, आप कैट गर्ल तो रखोगे नहीं, अच्छे से राइम करेगा नहीं। ड्रामेटिक लगना चाहिए ना साउंड। कैट तुम ब्लैक किसी और ही भी नहीं मूड में ले जा रखोगे, रहे हो। अजीब लगेगा। कैटी बिल्ली भी क्यों नहीं नहीं? रखोगे, अजीब लगेगा। किटी भी नहीं काली रखोगे। बिल्ली हिंदी में रखोगे आप नाम, मजा आएगा। ध्रुव की कॉमिक्स का नाम काली बिल्ली, क्या अजीब ही लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ध्रुव तो जानवर प्रेमी है ना। जानवर प्रेमी तो है। तो काली प्यारी बिल्ली। काली प्यारी बिल्ली, ये सब नाम जम नहीं रहे। तो सिन्हा सर ने सोचा कि रख ही देते हैं अब, इतना ज्यादा जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली। फिर वो भी बोलता दादा मुझे इससे याद आया कि डोगा में इन्होंने कैरेक्टर उठाया जो काली विधवा, इतना क्रिंज लगता है उसको पढ़ते हुए। एग्जैक्टली। ब्लैक देखिए, जंगली Black बिल्ली Widow। भी ना थोड़ा सा उसमें थोड़ा तो सा दादा वाइल्ड कैट क्यों नॉनवेज नहीं? फील आ रहा वाइल्ड है। कैट में क्या है? यू नो, वाइल्ड कैट में व्हाइट कैट। वाइल्ड। अच्छा, वाइल्ड कैट। और ऑलरेडी है ना डीसी का एक वाइल्ड वाइल्ड कैट। कैट भी डीसी ने मार रखा है। वो जिमली का भाई मतलब उसका खुद का राइट कैरेक्टर है राइट। वो। वाइल्ड कैट्स है वो। इट्स अ Wild ग्रुप ऑफ cats, मर्सनरीज टाइप का तो एक। ये तो अकेली बिल्ली। ये तो अकेली बिल्ली है, तो वाइल्ड कैट हो सकती थी। वाइल्ड कैट, अब हिंदी में वाइल्ड कैट से ज्यादा ब्लैक कैट को यूज किया जा सकता है। बाकी उसी नाम यूज हो सकता था शायद। क्या ही दिया आपको नहीं कंट्रोल नहीं नहीं, होता दादा। ऐसे ना बहुत सारे यानी आपका कैरेक्टर्स कहने मतलब है कॉपीड हैं। वहां पिंकी की, यहाँ पे ध्रुव की। या मैंने दर्शकों को पहले ही बोल दिया था कि मैं सीरियस मटेरियल ला रहा हूँ डिस्कस करने के लिए, यही लोग कुछ ना कुछ कमाना करेंगे। देखिए, आपने 50 मिनट सीरियस मटेरियल लाया और अभी आपको फिर कोई से कुछ 30 नहीं मिनट बोल रहा। देंगे हम। कुछ देर मस्ती You can मजाक continue now. You can continue now. We'll again sleep. प्लीज कंटिन्यू। या दुग्गल साहब का तो हो गया ना, मतलब एकदम सबसे नहीं नहीं, अमित का मेरे क्वेश्चन कुछ जो था questions ना, हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से।
अब आप लोगों ने बात किया, मतलब जो आप लोगों के विचार सुने उसमें आप लोगों ने पहले शुरू किया कि हाँ ब्लैक कैट जो भी आरसी की है इट हाँ। वाज इन्फ्लुएंस फ्रॉम कैटवुमन एंड ब्लैक कैट डीसी और मार्वल की। देन आप लोगों ने उसको स्टोरी से करके कहा कि वो रिप ऑफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट चीजों को आप लोगों ने एक में कंबाइन कर दिया। एक है कैरेक्टर उठाना, एक है स्टोरी उठाना। आप स्टोरी सेम टू सेम उठा सकते हो, उसे दूसरे कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टोरी रिप ऑफ, जिसमें आप फ्रेम बाय फ्रेम डिस्कस करो। यहाँ पे आप कैरेक्टर को उठाया है उन्होंने और उसको रिप्लेस किया, सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ तो और वो तो दूसरी मैंने चीज बोला है, ही ना। इफ कैट वुमन एंड ब्लैक कैट डीसी और मार्वल आर नॉट रिप ऑफ, देन दिस इज नॉट रिप ऑफ। इफ दे आर रिप ऑफ ईच अदर, देन दिस ब्लैक कैट इज आल्सो अ रिप ऑफ। यार वो पूरा उठा करके किया हुआ है, पता है। मैं ये आने बाबू से पहले कैरेक्टर मैंने उठाया है, कैरेक्टर इन्फ्लुएंस है, नॉट स्टोरी, बिकॉज वो ध्रुव की स्टोरी इज नॉट पार्ट ऑफ डीसी या मार्वल का ब्लैक कैट या कैट वुमन। तो वो जो फ्रेम का कंपैरिजन है दैट्स नॉट एक्यूरेट, क्योंकि वो डिफरेंट स्टोरी है, ये डिफरेंट स्टोरी है, दैट्स सेट इन अ डिफरेंट सिनेरियो, दैट्स सेट इन अ डिफरेंट सिनेरियो, राइट। कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि हाँ ब्लैक कैट का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर वाज इंस्पायर्ड बाय दैट कैट वुमन स्लैश ब्लैक कैट का मैं कैरेक्टर। एग्री करता हूँ डुग्गल साहब की इस सोच विचार से। जैसे वो मैंने मारा ध्रुव को हम कह सकते हैं, किसने मारा ध्रुव को, वो सब एक इंस्पायर्ड है स्टोरी लाइन, क्योंकि वो एक नहीं प्लॉट उठाया, तो वो हाँ उस प्लॉट या को ध्रुव के प्रेमाइस अराउंड आपने बिल्ड किया। उठाया। बाबा, हाँ premise is या different than character. You are confusing. Character is when you are picking up a character. मैंने सुपरमैन को उठाया, उसे किसी भी राजा रानी की कहानी में डाला, आई एम स्टिल पिकिंग अप, आई एम रिपिंग ऑफ सुपरमैन। मैं सुपरमैन की स्टोरी उठाता हूँ, उसे उसमें राजा रानी को मेन कैरेक्टर बना देता हूँ, दैट इज स्टोरी रिपिंग ऑफ। तो वो दो डिफरेंट चीजें हो गई। ये नहीं, मेरे ख्याल से डुग्गल साहब ये कहना चाह रहे हैं बाबा, मुझे लगता है कि नहीं, मेरा ये पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि दर्शक ये मत समझे कि अनुपम सिन्हा ने रिप ऑफ किया स्टोरी, तो स्टोरी का डिस्कशन है ही नहीं कि ब्लैक कैट का, दिस इज द डिस्कशन अबाउट द कैरेक्टर कॉल्ड ब्लैक कैट। हाँ, तो कैरेक्टर मैं कहूंगा इज द कैरेक्टर उठाया रिप्ड गया ऑफ है। और कैरेक्टर रिप्ड ऑफ और इन्फ्लुएंस फ्रॉम डीसी मार्वल। हाँ, if we have to vote, I will vote towards कि ये कैरेक्टर heavily inspired है। I will not agree, नहीं तो then I will not agree क्योंकि कैट वुमन या ब्लैक कैट आपस में इंस्पायर्ड है या रिप ऑफ है, उस वो मतलब यू नो बेटर व्हाट डज दिस, जो रीडर्स है वो क्या कहते हैं कि ब्लैक कैट और कैट वुमन आर दे रिप्ड ऑफ फ्रॉम ईच अदर और दे इंस्पायर्ड, व्हाट रिप्ड ऑफ नहीं बोलते, बट इंस्पायर्ड उधर भी वर्ड यूज होता ही है ना यार। खुले में डीसी और मार्वल खुद ही एक्नॉलेज कर लेते हैं, कई बार जोक भी कर लेते हैं उनके कॉमिक्स में इन चीजों को लेके। इन दैट केस ब्लैक कैट इज आल्सो रिप्ड ऑफ और इंस्पायर्ड। वो है कि लोग इमोशनल हो जाते हैं ना, ये प्रॉब्लम है ज्यादा कि अरे रिप ऑफ बोल दिया या इंस्पायर्ड बोल दिया। इट्स फाइन, वो अपने अपने यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं विद देयर ओन स्टोरी लाइन। इन्फ्लुएंस, रिप ऑफ, ये सब वर्ड्स है, बस अपनी फीलिंग्स को। मतलब एक जगह सफेद बाल वाली बिल्ली घूम रही है, एक जगह काले बाल वाली घूम रही है, और यहाँ तो कोई और रंगी बाल वाली घूम रही है। जूते से नाखून निकलते हैं क्या मार्वल वाली के? नहीं निकलते। आप लोग पढ़ो, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है। नहीं निकलते। वही तो जी भाई ने बोला। हमने तो एक बस विवेक राय की ब्लैक कैट पढ़ी है, बस वही पढ़ी है। भाभी नंबर 2 जीत भाई, भाभी नंबर 2 ब्लैक कैट। हाँ, मैं क्या कहूँ, मुझे तो लग रहा है कि ये शायद ये नाम भी इसीलिए ढूंढ रहे थे कि कुंडली मिलाने गए होंगे, रुचा से मिला के आगे को प्रिया देख के फिर लगा होगा कि नहीं भाई कुछ गलती हो गई है, इसीलिए कुछ गुण मिल नहीं रहे। सॉरी विवेक भाई, चलो वापस आपको प्लेन पे लाते कर लो सब, उसके बाद कह दो सॉरी। नहीं विवेक, बिफोर यू स्टार्ट एक बात कहना चाहूंगा मैं। रिसेंटली आई बॉट दिस बुक, दिख रहा है बैटमैन कैटवुमन की हार्डबाउंड कवर है ये, और ये मैंने सिंगल्स में पढ़ी थी, और पर इसको कलेक्ट करने का मन था हार्ड बाउंड कवर में। थोड़े जो आप बोलते हो ना कि राइटर्स डेस्क से एक्स्ट्रा मटेरियल्स दिखता है, एडिशनल आर्टवर्क दिखते हैं, राइट, जो बिना इंक्ड के, तो वो सब डिटेल्स मुझे पढ़नी थी। वो टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं इसको पढ़ने के लिए, बट ये दिखाने का ये मतलब था कि अभी तक ना कोई एक भी कॉमिक में आप हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी कैरेक्टर आप रिबूट करा लो तो वो अच्छी नहीं लगती, राइट।
लेकिन शायद बैटमैन की मैक्सिमम कॉमिक्स जो मैं फॉलो करता हूँ, अलग अलग टाइमलाइन और अलग अलग आर्क, स्टोरी आर्क से जब ये बताया जाता है बैटमैन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्टोरी, वो हमेशा बैटमैन की ही स्टोरी रहती है, राइट। पर ये स्टोरी आप पढ़ोगे, इसको ना 3 अलग अलग टाइमलाइन में दिखाया गया है। एक जब शुरुआती के दिनों में इन दोनों की मुलाकात हुई थी, फिर एक मिडिल टाइम पे जब इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, और एक जो पूरी मतलब फ्यूचर की जहाँ पे शादी हो चुकी है और इनकी एक बेटी है, बैट कैट ओमन या बैट ओमन ये तो ये मतलब ऐसी एक स्टोरी है जहाँ पे ना आप मतलब यू कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन। ये स्टोरी आपको नॉर्मल वो जो मार धाड़ काट वाली स्टोरी वो नहीं है, दिस इज स्पेशल यूनिक केस। तो ये ना मैं हमेशा आपको बोलता भी था पहले कि ऐसी कौन सी स्टोरी है या फिर फ्यूचर में जो आने वाली है कि ध्रुव की लव स्टोरी दिखाएं, ये कहीं कहीं पे जगह पे एक्सप्लोर किया गया है, राइट। तो इस कॉमिक्स में ना वो शुरुआत हो चुका था इसी कॉमिक्स में, ब्लैक कैट, पर इसको ठीक से ना एक्सप्लोर नहीं किया गया, क्योंकि वो आप बोलोगे कि नताशा है, ये है, वो है। वो बात तुम्हारी सही है मिलन, लेकिन मुझे कई बार लगता है ना इतना ही नहीं, ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्लैक कैट की एक सोलो सीरीज, इंडिपेंडेंट सोलो सीरीज भी आ सकती है कि जब ध्रुव नहीं रहता है तो फिर वो क्या करती है अपने अल्जाइमर वाले दिमाग को लेकर के या अपने विजिलेंटी रूप में लेकर के, ये एक सोलो सीरीज। लेकिन चक्कर क्या है कि पैसे का प्रॉब्लम आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ध्रुव ही नहीं अगर बिक पा रहा है, जब डीओडी ही नहीं बिक पा रही है, तो फिर ये ब्लैक कैट की कॉमिक घंटा बिकेगी, राइट। दुगल साहब कुछ कहना चाहते हैं? उस तरीके का होता है। हाँ, तो मतलब कॉमर्स भी बोल दो। होती है। मैं बोल रहा हूँ सर्वनाइट आ गई क्या, जो आगे की कॉमिक्स की बात हो रही है। नहीं देखिए, एग्जैक्टली, आप जो बात कर इतनी रहे अटकी हो, हाँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप, कि एक अच्छे आइडिया से वो कैरेक्टर आया लेकिन आगे डेवलप नहीं हो पाया, है ना। तो षड्यंत्र सीरीज में ब्लैक कैट का थोड़ा प्रेजेंस है कि वो अपना इलाज कराने जाती है, फिर उसे पता चलता है कि उसको इलाज कराने की जरूरत नहीं है, एंड उसका वो नहीं, वो इवन राजनगर की तबाही में भी किया गया था, नागराज के बीच से। और राजनगर की तबाही सेपरेट रखो अभी थोड़ी देर। ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर है। अपना वो धनंजय है, उसको वो ही कुड हैव बीन अ टोटली गुड इंडिपेंडेंट, एब्सोल्युटली यस। मतलब इन्होंने जो मेन कैरेक्टर्स के अलावा किसी को एक्सप्लोर किया ही नहीं है, करा ही नहीं है इन्होंने, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो चलाई नहीं, वो करते तब जब कॉमिक्स की रेगुलरिटी होती। वो समय ही बीत गया और अब वो दैट बोट है सेल्ड, वो कभी नहीं हो सकता। अब वो नहीं हो सकता। मतलब ऐसे मैंने किसी बड़े आदमी की बात सुनी है, द मोमेंट हैज गॉन, द मोमेंट हैज पास्ड। हाँ, फेस चला गया, फेस चला गया, ओ फेस चला गया। जिनको नहीं पता कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये मिलन भाई का तकिया कलाम है। उनको अगर कोई किताब नहीं मिलता या उनकी मनचाही चीज नहीं मिलती ना, तो नहीं यार, फेस चला गया, फेस था यार, वो फेस चला गया। सारे ऑनलाइन यूज कर दो। ठीक है, चलो फिर अब अपना लेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो आप लोग देखेंगे असली पिता का रहस्य खोलेगी। और दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्लैक कैट की जानलेवा बीमारी और ब्लैक कैट के असली नाम का। थियोरी नंबर 1, ब्लैक कैट के पिता का। क्या हो रहा है? हाँ, नहीं वो वीडियो चल गया था, बाबा की आवाज नहीं आ रही थी। ओके, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा जो प्रेमाइस है ये वीडियो का, उसमें ये रहेगा कि ऋचा का ओरिजिन क्या है, और वो झूठ बोलती है, शायद वो झूठ क्यों बोलती है, उसका फादर कौन है, और उसके फादर का असली मर्डरर कौन है, कालिका है या ग्रैंड मास्टर रोब है। तो उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो जीत भाई प्लीज पहला वाला चलाना, फिर दूसरा ब्लैक कैट राज कॉमिक्स के इशू नंबर 450।
ब्लैक कैट उर्फ रिचा के पिता अचानक एक कंप्यूटर प्रोग्रामर से जैविक वैज्ञानिक कैसे बन गए? ब्लैक कैट के पिता का कत्ल किसने किया था? ग्रैंड मास्टर रोबो ने या ध्रुव की मौसी कालिका ने? जब ब्लैक कैट का नाम रिचा बता दिया गया था, तब सुप्रीमा कॉमिक में उसे प्रिया के नाम से क्यों संबोधित किया गया? ब्लैक कैट को आखिर कौन सी जानलेवा बीमारी है? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं कुछ सवालों के जवाब दूंगा और बताऊंगा कि ये राइटर की गलती नहीं, बल्कि एक किरदार को स्थापित करने का सोचा समझा आयोजन है। तो आइए शुरू करते हैं सैफायर एनिमेशन में कॉमिक थियरी का आज का पहला एपिसोड। इस वीडियो को मैंने 2 भाग में बांटा है। पहले भाग में एक थियरी समझेंगे जो ब्लैक कैट के असली पिता का रहस्य खोलेगी, और दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्लैक कैट की जानलेवा बीमारी और ब्लैक कैट के असली नाम का। थियरी नंबर 1, ब्लैक कैट के पिता का रहस्य। ब्लैक कैट राज कॉमिक्स के इशू नंबर 450 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जहां हमने देखा कि ग्रैंड मास्टर रोबो रामन नामक कंप्यूटर प्रोग्रामर की मदद से ऐसी माइक्रोचिप बनवाता है जिससे वो अपने गैंग मेंबर्स को दिमागी तौर पर कंट्रोल कर सके। इस माइक्रोचिप और चिप को कंट्रोल करने का प्रोग्राम बन जाने के बाद प्रोग्रामर रमन को रोबो ने स्विमिंग पूल में डुबोकर खत्म कर दिया था, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी रोबो के दुश्मनों के हाथ ना लग सके। रामन की बेवजह मौत का बदला लेने के लिए रामन की बेटी रिचा रोबो को जान से मारने का प्रण लेती है। तो कुछ इस तरह ब्लैक कैट नाम की ये कैरेक्टर राज कॉमिक्स में 1993 में इंट्रोड्यूस होती है। ब्लैक कैट के पिता का दूसरा जिक्र कॉमिक में तब आया था जब राइटर अनुपम सिन्हा ने 25 साल बाद बाल चरित्र में रिचा के पिता का मर्डर का इल्जाम ध्रुव की मौसी कालिका पर डाला। ये घटना तब घटती है जब ध्रुव की मां राधा इंडियन डिफेंस लैब से एक ऐसा बायोलॉजिकल फार्मूला चुरा लेती है जो इंसान को अमर बनाने की शक्ति देता है। फार्मूला चुराने के बाद राधा की जुड़वा बहन कालिका उस फार्मूला बनाने वाले बायोलॉजिकल साइंटिस्ट को खत्म कर देती है। अगर रिचा की माने तो ये साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि रिचा उर्फ ब्लैक कैट के पिता थे, और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रिचा ध्रुव की मौसी कालिका को जान से मार डालना चाहती थी। तो ये बात क्लियर है कि रिचा के पिता का मर्डर हुआ था, लेकिन मर्डर करने वाला या वाली क्लियर नहीं है। सवाल ये भी रह जाता है कि एक इंसान कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हुए साथ ही साथ बायोलॉजिकल साइंटिस्ट कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है कि रिचा के 2 पिता थे। जी हाँ, रिचा की मां ने 2 शादियां करी थी। पहली शादी हुई थी एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट से जिसने अपनी ही बेटी पर अपना बनाया हुआ अधूरा फॉर्मूला टेस्ट किया था, जिसके चलते रिचा में बिल्लियों जैसे शारीरिक बदलाव आने लगे थे। रिचा का ये पिता अनफॉर्चुनेटली मिशन वाले दिन कालिका के हाथों मारा जाता है। फिर कुछ साल बाद रिचा की मां ने रामन नाम के उस कंप्यूटर प्रोग्रामर से शादी कर ली थी, जिसका भी आगे चलकर रोबो द्वारा कत्ल हो जाता है। तो इस थियरी से हमें रिचा के पिता का प्रोफेशन और उसके मर्डरर्स का पता चल गया। केस क्लोज्ड, तहकीकात पूरी हुई और एक कॉम्प्लेक्स थियरी सॉल्व हुई। राइट, रॉन्ग। क्योंकि इस थियरी में हम ये मानकर चल रहे हैं कि रिचा ने अभी तक अपनी दुख भरी कहानी हमें बिल्कुल सच सच सुनाई है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि रिचा सरासर झूठ बोल रही है और ये दोनों कभी उसके पिता थे ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने वाले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिचा की वो कौन सी जानलेवा बीमारी है जिसके चलते रिचा न चाहते हुए भी हमसे झूठ बोलती है, और इसीलिए हम रीडर्स ब्लैक कैट की ओरिजिन को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। दूसरा वीडियो भी चला ही दो। मुझे डर लग रहा था कहीं तीसरे फादर की बात ना। मतलब ये सीधे सीधे बेचारी की माँ पे बाबा इल्जाम लगा दिए कि ब्लैक विडो है, जहां शादी करती है वहीं टपकवा देती है। मेरे को तो ये भी लग रहा है कि ब्लैक कैट ने कॉमिक्स पढ़ी है कैट वुमन और मार्वल वाली की, और कंफ्यूज हो गई कौन सा चूज करूं। लेकिन अनुपम सर की फोटो बहुत अच्छी लगाई आपने। हमारे डीजे वाले बाबू ड्रॉप हो गए क्या? मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था डुग्गल साहब कि एक कहानी या थियरी ऐसी भी हो सकती है कि रिचा जो है वो श्वेता की बड़ी बहन है, आईजी राजन की वाइफ है, पहली वाइफ की थ्रू कुछ ऐसा। वाह बाप रे बाप। तो उस हिसाब से रिचा जो है ध्रुव की सौतेली बहन है।
भाई ये एक और आज और जब से मैंने आर्यन खान वाली सीरीज देखी है, मेरे को एक और चीज का शक हुआ है कि ध्रुव के ससुर जी क्यों वहां पे शादी नहीं होने देना चाह रहे ध्रुव की। और क्यों अनुपम सर वहां पे कोई रोमांटिक एंगल नहीं दिखा रहे हैं। आपका दिमाग जो है तहकीकात के सैम की तरह फास्ट चलता है। दादा कभी घमंड नहीं किया इस दिमाग पे, कभी मैंने घमंड आज तक नहीं किया। भाई और भी थियरीज आ जाएगी। हमारे डीजे वाले बाबू कहाँ है? दूसरा वाला लगाओ वीडियो। डायरेक्टर साहब तो लगता है अब अमित भाई आप कर भी गए। है ना, अगले हफ्ते ही आएंगे। एडमिन है ना। हम आज आकाशवाणी मोड में हैं हाँ तो और हमारी सर्विसेज केवल वॉइस रूप में ही मौजूद रहेंगी। अच्छा आपको पेमेंट ही नहीं मिली है तो आप बाकी काम नहीं करोगे। इंटरनेट आउटेज एट माय एंड। किसी भी तकनीकी असुविधा के लिए डायरेक्टर साहब को कनेक्ट किया जाए। इसके बाद जो वीडियो है उसमें बाबा एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ जब तक कि हमारे डायरेक्टर साहब वापस नहीं आते। बाबा आपने ये जो मेहनत से इतना सुंदर एनिमेटेड वीडियो बनाया, ये बनाने में आपको कितना समय लगा व्यूअर्स के लिए, अगर आप ये बताना चाहोगे? स्क्रिप्ट लिखने में और वो सब पूरा रिसर्च वर्क और ये सब करने के बाद और सब करीबन 4 हफ्ते लगे थे। 4 हफ्ते लगे थे। जो व्यूअर्स आप समझ सकते हो, ये पॉडकास्ट बनाने के लिए विवेक भाई सफायर एनिमेशन ने 4 हफ्ते का होमवर्क किया है और उसके बाद आपको ये इतना क्या कह सकते हैं समराइज्ड वे से इतना अच्छा कंटेंट देखने मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी मेंबरशिप लो यार, वेट किस बात का कर रहे हो? दादा एक और चीज करो, उससे ज्यादा टाइम लगा। पहले वो 4 हफ्ते का वीडियो बनाया, फिर ये ग्रुप बनाया, फिर ये इतने सारे एपिसोड पॉडकास्ट किए कि ये पॉडकास्ट हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए डुग्गल साहब? मतलब जो भी करना करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लाइक सब्सक्राइब और हैट्स ऑफ टू यू बाबा, आपने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा वीडियो बनाया। इट इज अमेजिंग, बहुत अच्छा बना। एंड ये वो दौर था, आजकल लोग एआई यूज करके वीडियो नहीं बना पाते हैं इतने इस क्वालिटी के। ये ज्यादा बाबा ने अपने 4 हफ्ते की मेहनत रगड़ के, तब तो एआई पैदा भी नहीं हुआ था। एक एक फ्रेम को उठाया है, चूज किया है कि कौन सा सही रहेगा इस स्क्रिप्ट के इस पार्ट के लिए एंड ऑल दैट। एंड आउटस्टैंडिंग। वॉइस भी बाबा की ओरिजिनल है और बाबा बैकग्राउंड म्यूजिक जब चूज करते हैं तब भी बहुत बढ़िया। आप अगर जैसे आपको लोग बाबा से दोस्त ज्यादा हैं, प्यार है, मस्त तो हमारे चैनल पे डोगा का एक पॉडकास्ट है जिसमें डोगा फिगर बनाना सिखाया बाबा ने, वो भी देखिए। बाबा ये जो वीडियो की जो कंपाइलेशन है जो इस पॉडकास्ट में, तो वो रहेगा ही। आप इसको अपने चैनल में भी जरूर डालिए, इसको एज ए समरी ऑफ ब्लैक कैट करके। डाला है मैंने, ये ऑलरेडी डाला है। ये पहली बार शायद हम पॉडकास्ट पे दिखा रहे हैं, पर क्या दादा आपने ये चैनल में देखा नहीं आज तक जाके? ये राज खोला मैंने देखा है, लेकिन वो ध्रुव वाले 2-4 याद नहीं होगा। ये बहुत पुराना है, मतलब 4 साल पुराना वीडियो। और दोस्तों ये देखिए, ये 4 हफ्ते की मेहनत करते और ये देखिए 1 घंटा भी नहीं निकलता, मतलब 10 मिनट भी नहीं निकलते इनसे अपने दोस्त का चैनल देखने के लिए। देखिए मैं अरे ये हमारे प्रसन्नजीत भाई देखे का लगता है इंटरनेट आउटेज हो गया है, सो सॉरी टू। बाबा ने अभी कहा कि पुराना वीडियो इसलिए दादा को याद नहीं है। दादा ये 20-20 साल पुरानी कॉमिक्स का फ्रेम याद रखते हैं। ये आप लोगों से प्ले हो पा रहा है क्या सेकंड वीडियो? एडमिन कर सकता है जो, मतलब हु इज द एडमिन ऑफ, नॉट एडमिन, द एडमिन ऑफ द चैनल। आ गए हो। दूसरे कमरे से वापस आए हैं। भाई आप गए तब से 5-6 थियरियां और फ्लोट हो गई हैं, तो इससे पहले एक कंक्लूजन आए, आप दूसरा वीडियो भी लगा दीजिए जीत भाई। क्राइम फाइटर दिमागी रूप से भी उतना ही ताकतवर होता है जितना शारीरिक रूप से। ध्रुव, नागराज, डोगा, बैटमैन, सुपरमैन इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे सुपर हीरोज एक पल भी नहीं गंवाते ये तय कर। एक क्राइम फाइटर दिमागी रूप से भी उतना ही ताकतवर होता है जितना शारीरिक रूप से। ध्रुव, नागराज, डोगा, बैटमैन, सुपरमैन इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे सुपर हीरोज एक पल भी नहीं गंवाते ये तय करने में कि उन्हें अपनी जान से ज्यादा बेगुनाहों की जिंदगी अधिक प्यारी है।
लेकिन क्या हम ब्लैक कैट के लिए भी यही कह सकते हैं? क्या आपने आज तक किसी कॉमिक में ब्लैक कैट को एक ट्रेडिशनल सुपर हीरो के रूप में देखा है? जवाब है नहीं, क्योंकि रिचा उर्फ ब्लैक कैट का स्वभाव बिल्लियों जैसा ही है, यानी किसी से कोई खास लगाव न रखना और अपना मतलब पूरा करना। बिल्लियों को एक उम्र के बाद नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की एक खास बीमारी भी होने लगती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिचा के पहले पिता ने उसके जीन को म्यूटेट कर रिचा में बिल्लियों जैसे बदलाव लाए थे। तो क्या हम ये मानकर चलें कि रिचा को भी कोई खास बिल्लियों जैसी बीमारी है? आज यही हम जानेंगे कॉमिक थियरी के दूसरे एपिसोड में, ब्लैक कैट की लाइलाज बीमारी और रिचा का असली अस्तित्व। दरअसल रिचा हेलुसिनेशन या मति भ्रम के रोग से ग्रसित है, जो एक अल्जाइमर्स के पेशेंट के लक्षण है। हेलुसिनेशन या मति भ्रम एक प्रकार का नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसका जिक्र कमांडर नताशा कॉमिक पेज नंबर 13 में किया गया है। रिचा का डॉक्टर उसे बताता है कि रिचा की इस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का वाकई में कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है। मैंने इसकी पुष्टि कुछ गवर्नमेंट हेल्थ वेबसाइट्स पर जाकर करी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर लगभग 10 प्रकार के होते हैं, जैसे पैरालिसिस, सेरिब्रल पलासी यानी लकवा मार जाना, एपिलेप्सी यानी मिर्गी का रोग, मोटर न्यूरॉन डिजीज जो मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर देता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी दिमाग से शरीर के अंगों का संपर्क टूट जाना, न्यूरोफिब्रोमेटोसिस जिसमें हाथ पांव फूलने लगते हैं, और अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी। अब ब्लैक कैट की फुर्ती और फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए इन 10 में से एक ही बीमारी है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे सकती, और वो है अल्जाइमर्स की दिमागी बीमारी। अल्जाइमर स्नायु यंत्र की ऐसी बीमारी है जहां रोगी का मस्तिष्क वर्तमान और भूतकाल की घटनाओं को लेकर हमेशा भ्रमित रहता है। कहने का मतलब ये कि रोगी मानसिक तौर से कंफ्यूज रहता है, जहां वो बीते हुए समय की घटनाओं को वर्तमान समय की समस्या समझकर व्यवहार करता है। अब आप कहेंगे कि कुछ देर पहले तो मैंने कहा था रिचा को हेलुसिनेशन है, और अब कह रहा हूँ कि अल्जाइमर्स है। ये दो अलग अलग रोग कैसे? रोग अल्जाइमर्स ही है। हेलुसिनेशन होता है अल्जाइमर्स पेशेंट को दिए जाने वाली दवाई के कारण। कोलिनेस्टरेट इनहिबिटर्स अल्जाइमर पेशेंट को दिए जाने वाली दवाई का नाम है, जो शरीर में एसिटोकोलिन को टूटने से रोकती है। सरल भाषा में कहूं तो ये एसिटोकोलिन दिमाग का वो तत्व है जो हमारे मस्तिष्क से सिग्नल्स को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। जैसे भूख लगी है तो बताना कि जाओ जाकर के कुछ खाना खा लो, बाथरूम लगा है तो ये बताना कि जाओ बाथरूम हो आओ, इत्यादि इत्यादि। अल्जाइमर्स के पेशेंट में यही एसिटोकोलिन तत्व कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को छोटे छोटे दिमागी सिग्नल शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाते। ये सिग्नल्स ना मिलने पर थकावट, कमजोरी, मेमोरी लॉस जैसी शिकायत रोगी को होने लगती है। इसलिए अल्जाइमर्स के रोगी को कोलिनेस्टेट इनहिबिटर्स एसिटोकोलिन को टूटने से बचाने हेतु दिया जाता है, लेकिन ये दवा 100% कारगर नहीं है, जिसकी वजह से ये एक लाइलाज बीमारी है। अब ये एंटीबायोटिक दवाई है तो इसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही। तो ये जान लीजिए कि इस दवाई का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हेलुसिनेशन, मतलब मति भ्रम, जिसमें रोगी काल्पनिक और वास्तविक दुनिया में अंतर नहीं कर पाता। रिचा को इतना पता है कि उसके पिता का वास्तव में कत्ल हुआ है, लेकिन वो आए दिन अपने पिता के असली कातिल को लेकर भ्रमित रहती है। ये माना जा सकता है कि रिचा को अल्जाइमर्स की बीमारी से और इसकी दवाई के साइड इफेक्ट्स की वजह से मेंटल और इमोशनल लेवल पर खासा असर पड़ा है। अब जानते हैं कि रिचा का ये हेलुसिनेशन स्टेज कब जागृत होता है। मति भ्रम या हेलुसिनेशन तब ट्रिगर होता है जब रिचा का सामना किसी दुख से झकझोर देने वाली खबर से होता है, जैसे समाचार के माध्यम से ये जानना कि नौजवान लड़की के पिता को कथित तौर पर स्विमिंग पूल में डुबोकर मार दिया गया, या फिर भारतीय सेना के ट्रक को आतंकवादियों ने बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसमें कैप्टन राहुल की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये सारी खबरें सच तो हैं, लेकिन इतनी दुखद हैं कि रिचा इन खबरों को पढ़कर पीड़ित परिवार के लोगों की पीड़ा से अपना दिल जोड़ लेती है, जैसे रामन की बेटी का दुनिया में अकेले रह जाने का दर्द, या फिर इंडियन आर्मी का मोटो जो हर भारतवासी को अपने परिवार जैसा समझते हैं। तो ऐसे में कैप्टन राहुल के घायल होने पर घर बैठी उनकी बहन प्रिया का अनसुना दर्द। रिचा ये बात भली भांति जानती है कि पीड़ित परिवारजन इस बेरहम दुनिया में अपनों की बेवजह मौत का बदला लेने में सक्षम नहीं है, लेकिन रिचा जो एक जिम्नास्टिक एक्सपर्ट है, वो अपने हुनर से ऐसे बड़े आतंकवादियों को धूल चटाने की कुवत रखती है। इसी भावना की सागर में बहकर रिचा इन हादसों के पीछे असली अपराधियों को सजा देने निकल पड़ती है, बनकर अपने ऑल्टर ईगो ब्लैक कैट के रूप में।
ये ऑल्टर ईगो रिचा पर इस कदर हावी है कि रिचा के लिए ब्लैक कैट एक अलग ही इंसान है जिसको वो खबरों के माध्यम से ही जानती है। ये हमें कॉमिक्स में दर्शाया गया है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि स्नायु यंत्र की इस बीमारी के चलते रिचा भ्रमित है अपने असली अस्तित्व को लेकर, और इसी भ्रम के कारण वो हमें अपने बीते हुए कल की कहानी बदल बदल कर सुनाती है जो हमें झूठी लगती है। मेरे समझ से राइटर अनुपम सिन्हा ने ब्लैक कैट की ओरिजिन काफी गहराई से सोच रखी है और शक्ति रूपा कॉमिक में इसका रहस्य खोला जाएगा। वरना आप ही बताइए, उड़ती मौत कॉमिक में हमें लेडी बर्ड और रीना का कंप्लीट ओरिजिन बताया गया था और ब्लैक कैट का असली ओरिजिन आज तक सामने आया ही नहीं। खैर, ये मेरी कॉमिक थियरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अगले एपिसोड में ये जानने के लिए सब्सक्राइब करिए कि राजनगर शहर भारत के किस हिस्से में स्थित है। तब तक के लिए धन्यवाद। बस लास्ट का एडिट कर देना बाबा वापस से, शक्ति रूपा में आंसर मिलेगा बोल के। वो मैंने वैसे ही रखा हुआ है क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ यार शक्ति रूपा से। बट बेहतरीन वीडियो बाबा। आई थिंक दिस इज लाइक, आज खुद बनाता है नहीं कॉमिक स्टोरी एक्चुअली इंडिया में, इंडियन कॉमिक कैरेक्टर्स के ऊपर, और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है, एनिमेट किया है, वॉइस ओवर किया है, और मतलब सॉलिड है। मतलब हाँ अमित भाई, मतलब अलायंस ऐसी कोई टॉपिक लेके अपना वेब सीरीज का एपिसोड बना सकते थे, राइट? जो मतलब कंप्लीट उन्होंने पूरा बाबा दिया ने है, सोची है, मतलब दैट रियली मतलब बैफल्स मी, क्योंकि मुझे बाबा को शायद इतना क्या कह सकते हैं फेथ है राइटर पे, लेकिन समहाउ मुझे नहीं है कि इतना गहराई में सोचा गया होगा। मुझे ये लगता है कि मैं भी यही कहने वाला था, ये बाबा का ब्लैक कैट के लिए प्यार था, अनुपम सिन्हा की सोच नहीं थी। सोच नहीं है ये बाबा का अनुपम सिन्हा के लिए प्यार है, ब्लैक कैट के लिए प्यार है, ध्रुव वर्स के लिए प्यार है, राज कॉमिक्स के लिए प्यार है, जो मुझे नहीं लगता कि इस रूम में मिलन के अलावा कोई भी compete कर सकता है उस लेवल के प्यार को। शायद जीत भाई जिन्होंने इतने एक्शन फिगर्स बनाए हैं। नहीं, इस तरीके से ये मतलब ह्यूमंस ऑफ कॉमिक्स हो ना अगर कुछ, तो उसमें बाबा की कहानी ऐसे आ सकती है, एकदम राइट? ये इंस्पायरिंग, राइट? हम लोग तो बस लस्ट है, इनका प्यार है। तो इतना मतलब क्या कहते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शक्ति रूपा में कि उन्हें एक और अच्छी कहानी मिलेगी, एंड द पेन इज क्लियरली विजिबल कि वो कहानी ने इन्हें डिसअपॉइंट किया। वेल आई थिंक बाबा ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है। ये ओरिजिनल ब्लैक कैट की कॉमिक्स आई थी आज से करीबन 20 साल पहले, या उससे भी शायद ज्यादा, उससे ज्यादा, और शक्ति रूपा को आने में इतना समय लग गया। अगर ये कॉमिक्स उस वक्त आई होती कंटिन्यूटी में, तो हो भी सकता था कि आप जो चाह रहे हैं उस तरह का कोई प्लॉट मटेरियल निकल के आता तो बहुत ही अच्छा होता। इट वुड हैव बीन ब्रिलियंट। नहीं भाई, मेरे को एक्चुअली शक्ति रूपा से यही दिक्कत हुई कि ब्लैक कैट जो अनुपम जी ने लिखा वो वैसा ही रहा जैसा रोबो का प्रतिशोध रहा। लास्ट में हम लोगों को हाई पॉइंट मिलता है कि अगली बार रोबो से जब मैं मिलूंगी तो अपने पिता का बदला जरूर लूंगी। अगली बार मिलती है सुप्रीमा में, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद बालचरित में आई, फिर कहती है कि मैं अगली बार ये कपाट के दरवाजे इस मंदिर के कैसे नहीं खुलेंगे, मैं देखती हूँ। आई थिंक बाबा यू आर अ पर्सन हु नीड्स क्लोजर, you expect closure, and writer is a person जो ये चाहता है कि क्लोजर कभी हो ही ना, क्योंकि उससे मजा खत्म हो जाएगा। मतलब ये भी है, and leave something for interpretation, तभी तो आप जैसा इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा। इसमें वही मैं ऐड करना चाह रहा था कि वो पॉसिबल क्यों नहीं है दादा जो आप बोल रहे हो ना राइटर का लिखना, क्योंकि बाबा ने क्या किया है, जो राइटर ने छोटे छोटे हिंट्स या जो भी अनजाने में कुछ भी कर दिया है उसको पिरो के उन्होंने एक स्टोरी बनाई है, विच इज लाइक 25-30 साल का क्रक्स निकाल के उन्होंने ये स्टोरी बनाई है, राइट? तो अगर ये राइटर पहले बता देता तो उतना मजा नहीं आता, बट अब अगर ये स्टोरी इस तरीके से आती है ना तो वो माइंड ब्लोन वाला सीन होता है भाई कि इतने टाइम से हमको हिंट दे रहे थे और ये सब पिरोया है साथ में और ऐसी बुक बन के आई है। बट देन अगर अब बन के आई तो उसका क्रेडिट राइटर से ज्यादा बाबा को जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले पजल सॉल्व किया है। तो इसलिए अब वैसी बन के नहीं आएगी, इसलिए अब वैसी बन के नहीं आएगी, राइटर के दिमाग में कुछ और रहेगा। फिर उसके लिए उनको सुप्रीमा भी वापस रिप्रिंट करनी पड़ेगी, प्रिया रिचा वाला कंफ्यूजन दूर करने के लिए।
I got बाबा, you. वो सिर्फ आप ही नहीं। को कंफ्यूजन है, वो सिर्फ आप ही को कंफ्यूजन है। Amazing job in these videos. मतलब outstanding. Hats off to His you. love towards Black Cat. So मैं मतलब यही इस पॉडकास्ट से एक्चुअली मेरा यही मकसद था कि पहली चीज कि इट्स नॉट आई स्टिल फील कि हाँ एज अ कैरेक्टर उठाया गया है मार्वल डीसी से, लेकिन उसका जो परिवेश राजनगर में या ध्रुव के यूनिवर्स में दिखाया है वो काफी हटके है और काफी हटके हो सकता है, कंसिडरिंग कि ब्लैक कैट अगर एल्जाइमर्स की बीमार पेशेंट है तो एक तरीके से मून नाइट जैसा कैरेक्टर आप बना करके इसकी एक स्टैंड अलोन सीरीज आप निकाल सकते हो कि जब ध्रुव बिजी है बड़े बड़े क्राइम फाइटर से लड़ने में, तो फिर उस दौरान रिचा जो कि शायद एक बैंगलोर आईटी किसी कंपनी में जॉब कर रही होती है, बट देन हर अल्जाइमर्स ट्रिगर्स एंड फिर वो विजिलेंटी बन करके शायद रात को कहीं और घूम रही है और कोई किसी को न्याय दिलवा रही है शायद। ऐसा हो सकता है। इट कैन बी ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टैंड अलोन सीरीज जो कि समाज के दुश्मनों से लड़ रही है, नॉट लाइक सुपर नेचुरल पावर्स। तो ये मेरी कोशिश है आज के एपिसोड से इस पॉडकास्ट के द्वारा कि मैं आप लोगों को मतलब कि एक होप दिलवा सकूं कि हम लोग एक अच्छी कहानी, एक अच्छा कैरेक्टर ला सकते हैं। जस्टिस फॉर ब्लैक कैट। हाँ दुग्गल साहब, मैं बाबा से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत हो गया ब्लैक कैट का डिस्कशन, अब थोड़ा बाबा का ब्लैक कैट के प्रति जो ये रुझान है उस पर डिस्कस। समर्पण रुझान, एक तरफा प्यार नहीं, एक तरफा प्यार क्या है? देखो इसमें दो तरफा है, उधर से भी है। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये किरदार ना मतलब कि इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं लूज एंड्स नहीं बोलूंगा इसको, मैं अपॉर्चुनिटी बोलूंगा कि एक अच्छा इसको ट्रैक दिया जा सकता है कहानी के द्वारा। लेकिन ऐसे तो बाबा और भी जो महिला कैरेक्टर्स हैं, राइट, जो भी ध्रुव की लाइफ में सबको एक अलग ट्रैक दिया जा सकता है, बट व्हाई दिस फैसिनेशन टुवर्ड्स ब्लैक कैट? नहीं, क्योंकि इसमें जनता वांट्स टू नो। ना नहीं, बात सही है। मैं एक्चुअली एक दूसरा वीडियो भी बनाना चाह रहा था चंडिका और श्वेता के ऊपर कि वो कैसे धीरे धीरे चंडिका उस पर हावी हो रही है श्वेता के तौर पे। लेकिन है यार, मतलब सिर्फ ब्लैक कैट के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके कुछ ये बहुत ही एनर्जेटिक कैरेक्टर है और डायनामिक है, क्राइम फाइटर है, प्लस इसकी पर्सनल इश्यूज हैं। तो यही सब तो चाहिए हम लोगों को, पर्सनल इश्यूज और क्राइम फाइटर, और उसके साथ वो क्राइम फाइट कर रही है। दैट मेक्स द कैरेक्टर मोर इंटरेस्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी कहानी आगे होनी चाहिए। एक सवाल मेरा भी है आपसे। मान लीजिए कि एक सीरीज ऐसी आती ब्लैक कैट की सोलो जिसमें ध्रुव सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है और आपने जो थियोरी बताई है इस थियोरी के जरिए वो कहानी बनती और वो कहानी खत्म हो जाती, एक डेफिनेटिव एंड हो जाता जिसमें दिखाया गया कि हाँ राजनगर में ये कैरेक्टर है जो हमेशा से देखते आ रहा है कि ध्रुव क्राइम से लड़ता है और जिसको ये बीमारी है कि वो दूसरी इवेंट्स को अखबार में पढ़ के, न्यूज में पढ़ के, इंटरनेट में पढ़ के उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेती है मेंटली और फिर एज ए ब्लैक कैट उसको सॉल्व करने लगती है। शी स्टार्ट्स टू थिंक कि वो है, और बाद में ध्रुव को पता चल जाता है एज स्टोरी का एंड, एंड ही नोज कि कौन ब्लैक कैट है। वो फिगर आउट कर लेता है उसका सो एंड सो, वो ना तो रिचा है ना प्रिया है, उसका नाम XYZ समथिंग है। इट फिगर्स इट ऑल आउट, इट एंड्स देयर। व्हाट देन? उसके बाद ब्लैक कैट कैरेक्टर किस तरह से आएगा ध्रुव के कॉमिक्स? मतलब सारा राज तो आपने जान लिया, सोने की मुर्गी को तो आपने पूरा हड़प लिया, अब क्या? मतलब अब तो कोई मिस्ट्री है ही नहीं। वो आएगा ऐसे एज ए जस्ट चंडीगढ़ जैसे, वो आएगा आके मारधाड़ करके चला जाएगा, रहस्य तो खत्म हो गया। नहीं, मजे की बात यह है ना दादा, मैं एक बर्थडे पार्टी में जा रहा था यहाँ पे कहीं पे, तो ये ना मेरे को एकदम ख्याल आया कि यार व्हाट इफ रिचा
क्योर हो जाती है, ठीक है? उसकी जितनी भी बीमारी थी, क्योर हो जाती है और उसके बाद वो क्राइम फाइटिंग भी छोड़ देती है। वो ध्रुव के लिए पैशन भी छोड़ देती है। इन्फैक्चुएशन जो होता है ना, एक खिंचाव जो होता है, वो भी छोड़ देती है एंड शी गेट्स सेटल्ड डाउन इन बैंगलोर, क्योंकि आईटी इंजीनियर तो है ही, ठीक है? हम लोग के जैसे कई इन्फोसिस में काम कर रही होती है, शादी हो जाती है, ऑनशोर आ जाती है, यूएस में आ जाती है। टेक्सास में घूम रही होती है, तो ऑनशोर आ जाती है, ठीक है? उसके बाद वो ऐसे ही कहीं टेक्सास में आ जाती है, चलो ठीक है, और अपनी फैमिली को लेकर के, और उसकी उम्र हो गई है, ठीक है? मतलब कि बच्चे हैं, हस्बैंड है, 9 to 5 जॉब कर रही है, ठीक है? और बर्थडे पार्टी में जा रही है वो, ठीक है? और उसके बाद टेक्सास में तो कहीं शूटिंग हो जाती है। कोई एक परपिट्रेटर घुस जाता है बंदूक लेकर के और गोली मारना शुरू कर देता है। अब याद रखो, ये जो रिचा है, ये 20 साल पुरानी, मतलब वो क्राइम फाइटिंग छोड़ चुकी है, बल्की हो गई है एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो, लाइक वो सारी चीजें। उसके बाद उस दौरान she gets into that crime fighting mode and she pins down the perpetrator. ओके, और उसके अगल बगल सारे के सारे लोग भौचक्के रह जाते हैं, और उसके बाद उसका हस्बैंड भी भौचक्का रह जाता है कि अबे ये क्या है, इसको तो मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद फिर वी कैन स्पिन ऑफ कि वो खुद बाबा इस कहानी में आपका पदार्पण होना चाहिए। ये यहाँ पे छोड़ नहीं सकते आप ये कहानी, प्लीज स्टोरी। तो फिर उसके बाद मैंने यार काफी कुछ सोच रखा था इसके बारे में कि ऑफ कोर्स सोच रखा नहीं था, नहीं, of course। इसमें क्या होगा कि उसके बाद उसको जब मेंटल हॉस्पिटल में डाला जाएगा, तो जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होगा ना, उसका नाम होगा विवेक राय। पर ये इससे ना, विवेक राय वो डॉक्टर होगा जो उसको ठीक करेगा अपने प्यार से। साइलेंस ऑफ द लैम्ब का उल्टा होगा यहाँ पे। विवेक, पता है ये ऑर्कुट की जवानी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे थियरीज और लाइक नडी फैंस बोल सकते हो, जो कि गैप्स, कॉमिक्स की जो गैप्स होती हैं या फिर कुछ आधे अधूरे किस्से होते हैं, उनको जोड़ के ना वो खुद से कॉमिक्स बनाते थे। ये मतलब जैसे कि एग्जांपल बोल रहा हूँ, शक्तिमान वर्सेस डोगा, वो अभी भी इंटरनेट पे सर्च करोगे आ जाएगी है। या फिर करते हैं लोग। जब तक आया नहीं था ना, मतलब हीरोज क्रॉसओवर नहीं हुए थे, जो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए थे, तो उससे पहले देखना भोकाल वर्सेस ढोगा या फिर एंथनी वर्सेस ध्रुव। मतलब ओरिजिनल ऑफिशियल कॉमिक्स आने से पहले लोग खुद से एडिट करके छोड़ते थे। तो दैट इज वन पार्ट कॉमिक्स। लेकिन उनसे ज्यादा सीरियस लोग, जो मतलब विजुअल प्रेजेंटेशन उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो ऑर्कुट में ना ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरी वो फ्लोट कराते थे। और वो पढ़ के बहुत मतलब मजा आता था कि ऐसे भी हाँ वो स्टोरी हो सकती है। और कुछ हैं सीरियस फैंस जो अपने स्टोरी को खुद कहना चाहते हैं। तो मुझे ना तुम्हारी जब ये वीडियो मैंने पहली बार देखा था, आई न्यू फ्रॉम दैट डे कि यार तुम ना एवरेज फैन नहीं हो। जबरा हो आप, जबरा फैन। जबरा से भी मतलब ऊपर, सुपर। यार मतलब एक कॉन्सेप्ट है, जो थियोरी है, वो यू थॉट ऑफ पर्टिकुलर थिंग, वो कॉन्सेप्ट को तुमने स्क्रिप्ट बकायदा लिखा, 4 हफ्ते उस पे काम किया, एंड वी सी दैट जस्ट मे बी इन 10-11 मिनट्स। ठीक है, उसके पीछे वाला काम नहीं दिखा हमें। लेकिन अभी जब तुमने कहा कि 4 हफ्ते लगे और उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, राइट? अभी मैं सोच रहा हूँ उस टाइम पे, मतलब 2003-4 की बात होगी, और कुछ तब था शायद। तो तब कब मतलब कैसे लोग सोचे होंगे कि वो कॉमिक्स को कितने सीरियसली लिया होगा। लोग बोलते हैं ना बच्चों की किताब है, क्या है, कॉमिक्स है, ये है, वो है, कितना मतलब सुनते हैं ऐसे हम। लेकिन लोग कितने सीरियसली मतलब फॉलो किए थे, जो आज हम देख रहे हैं। मतलब अभी हम बोल रहे हैं ना, लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बट मांगा कॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं, राइट? तो जहां पे भी जाओ आप देखोगे, आज छोटे छोटे बच्चे भी वो कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो मतलब बहुत सीरियस फैन बेस है किसी भी जॉनर की कॉमिक्स पे।
और मुझे वो दिखा यार तुम्हारे काम में। हमने बहुत सारी बातें की होगी इस वीडियो पे, वो इवन वो राजनगर की मैप के बारे में जो लास्ट में स्पॉइलर है, राइट? तो अरे मतलब वो वीडियो बनाना था, वो बन नहीं पाया पूरा वीडियो। हाँ बनेगा, और कभी बनेगा, उसके लिए 4 हफ्ते भी चाहिए ना। नहीं बाबा, अभी जब सर्वनायक आ जाएगी तब हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं आपका वीडियो नहीं आया। टिल दैट टाइम यू आर सेफ। ओह थैंक यू दुग्गल साहब। बाबा ये बात तो है। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि टेक्सास में सोशलाइज करते हुए कहीं आपको लंच डिनर कहीं किसी जगह पे अगर रिचा प्रिया या इससे मिलता जुलता कोई कैरेक्टर मिले तो प्लीज हमसे छुपाना मत, क्योंकि अब तो हम उस कहानी का वेट करेंगे। क्यों भाई लोग? मतलब अब तो जहां भी शूटिंग का होगा मैं वहां जाकर मैं नोटिस करूंगा कि अरे कोई अच्छे भगवान करे ना हो यार, भगवान करे ना हो। ये सारी फालतू चीजें जो होती हैं, शूटिंग की जरूरत नहीं है। हो सकता है मजाक में भी मत बोलो यार। उसके बाद बाबा के घर पे बताया जाए, तुम तो बोलते थे कॉमिक्स के कैरेक्टर है, ये तो सच में निकली। पर बाबा तुम जो ये कॉन्सेप्ट अभी शेयर कर रहे थे ना, वो जो स्टोरी, वो उस पे भी मतलब फिल्म बन चुकी है। कैमरन डियज की एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे, जो यही दिखाया गया था कि रिटायर्ड असैसिन है पति पत्नी, और आफ्टर 20 या 30 इयर्स कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ एंड दे हैड टू कम आउट ऑफ। क्या बात है यार, मतलब ये चीज तुम कैमरा बंद करने के बाद बोले होते तो मेरा भाव ज्यादा रहता। बाबा मुझे तो बड़ी बात की, मुझे तो क्योंकि याद आई सलमान खान वाली। नहीं बट बाबा यार, ये तो अपने कोविड के टाइम का वो था ना जुनून, तो क्या व्हाट ट्रिगर्ड टू यू टू मेक दीस 2 वीडियोस? मतलब यार मेरे को ना रियली मैं बताया ना, ये ट्रिगर जो था ना मेरा, वो सुप्रीमा का रीप्रिंट था। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि उसको क्यों ये रीप्रिंट नहीं है, ये अभी आपने रेक्टिफाई करा है। तो मैं उसको थोड़ा पॉजिटिव लाइट में दिखाना चाहता था, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए अनुपम जी को कि भले ये रीप्रिंट है जिसमें मतलब मेरे गुरु से गलती हो ही नहीं सकती। ओरिजिनल कॉपी ऑफ सुप्रीमा नहीं है यार मेरे पास, ओरिजिनल कॉपी नहीं है मेरे पास। I'll take care of that. He's willing to pay whatever. He's willing to pay whatever it takes. भाई किसी के पास हो ना हो, इस लेवल के फैन के पास वो बुक होनी चाहिए। मिलन आपके पास है? हाँ मेरे पास है। अरे तो बाबा आज तक दी क्यों नहीं भाई? कैसे दोस्तों? मैं एक ही लेता हूँ बस। आज ही इस पॉडकास्ट में मिलन भाई घोषणा करते हैं कि मेरे पास एक भी कॉपी होगी, मैं बाबा को भेजने वाला हूँ। दादा मिलन भाई इतना सोचा है, मिलन भाई की तरफ से अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ। मिलन भाई इज डिक्लेयरिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। नहीं मेरे पास होती तो मैं दे देता अभी। He will be gifting that one copy to Baba whenever he lays hands on. नहीं हम अपने सब्सक्राइबर से भी ये करते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल सुप्रीमा है, कृपया बाबा के लिए तो बाबा को गिफ्ट करें। गिफ्ट करें। ओरिजिनल सुप्रीमा में शायद कॉन्टेस्ट पेज आया था ध्रुव के वो फ्रेम्स वाला कि कौन सी कॉमिक किसका है, ऐसा मेरा ख्याल है। बहुत ही मतलब यादें जुड़ी हुई हैं उस कॉमिक से। बाबा मेरे पास वो कॉपी है, मैं आपको भेजूंगा। आपने जो इतना बैक स्टोरी बताया और ये आपका सारा इमेजिनेशन है, यू डिजर्व टू हैव दैट कॉपी मैन। अभी मैं सोच रहा हूँ सुप्रीमा कॉमिक्स के रिप्रिंट और ओरिजिनल की प्राइस कितनी बढ़ जाएगी अभी। हाँ फ्री भाई रुको, दादा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो ना? एब्सोल्युटली। पिछली बार जब ऐसे पॉडकास्ट हुआ था ना, मुझे पता है वो रिप्रिंट की कॉमिक्स प्राइस बढ़ गई थी बहुत। हाँ मिलन भाई, हमारे पॉडकास्ट से ऐसे होता है। मिलियन पॉडकास्ट से अक्सर ऐसे ही होता है। फाइटर टोड्स भी मार्केट से मतलब गायब हो गई थी। वही तो डॉलर्स में बिक रही है, वही तो। आपको गलतफहमी है मिलन भाई, और कुछ नहीं। अरे नहीं, सही बोल रहे हो दुग्गल साहब, ये आप ऐसी बकवास मत किया यार। कॉमिक्स प्रेमियों का जो ये मनोजगत है, बाबा का ये जो इमेजिनेशन है कि रिचा टेक्सास आ सकती है, मिलन का जो इमेजिनेशन है कि प्राइस बढ़ सकते हैं उनके पॉडकास्ट करने से, ये सुपरफिशियल वर्ल्ड रहने दीजिए, तोड़िए मत आप। नहीं, ये बबल ये क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए स्वस्थ जीवन बिताना इस आईटी के थपेड़ों के साथ। कुछ तो मरीजों उनकी गलतफहमी रहने दीजिए आप।
नहीं, आई एग्री दादा। कुछ मरीजों को उनके अगर बीमारी से दूर किया जाए तो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। एग्जैक्ट। दुनिया के लिए वो जानलेवा, और दुनिया के लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है अगर उस बबल से बाहर आ गए। आप नहीं जानते हो कि अगर वो बबल से बाहर आ गए तो क्या कर सकते हो। आप टोरंटो में ही रहते हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। दादा लेकिन मानना पड़ेगा कि बाबा ने ना जेफ जोन्स वाला काम किया है। जो जेफ जोन्स करता है ना, पुरानी स्टोरीज लेता है, बोलता है ऐसा ही हुआ था और कुछ नया उसमें ऐड करके उसको कैनन बना देता है, नॉन कैनन थिंग को। तो बाबा आपको भी आरसी के लिए लिखना चाहिए। आई थिंक आप बहुत बढ़िया लिखोगे। जैसे कि ग्रांट मॉरिसन ने रास अल गुल की कहानी को नॉन कैनन से उठा के बैटमैन की कैनन में डाल दिया था, ऐसी चीज बोल रहे हो ना आपकी, जो चीज ऐसी बाहर है उसको उठा के हाँ, मेन स्टोरी लाइन। जेफ जॉन्स मैंने इसीलिए बोला क्योंकि उसने वो जो न्यू 52 के बाद फिर रीबर्थ वगैरह में मैनहट्टन वगैरह ला के वो सब क्राइसिस भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों 15-15 साल हम लोग पीछे चले जा रहे हैं, जबकि वो नॉन मतलब एक्सप्लेन करने लायक चीज नहीं है। वो खुद की गलती थी उनकी, उनका यूनिवर्स बड़ा होता था, वो रिबूट कर देते थे राइट डीसी वाले। तो उसने स्टोरी में डाल दिया उसको कि ऐसा नहीं है भाई, कोई और उसको लाइक कंट्रोल कर रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों ने इतना कुछ डिस्कस किया, अगर रिप ऑफ है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन आरसी का जो ब्लैक कैट का कैरेक्टर उसके यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा गॉगल टाइप का जो दिया हुआ है, उसकी वजह से वो ज्यादा कैटिश लगता है देन द ओरिजिनल फेलिशिया हार्डी वाला कैट वुमन, राइट। मैं पढ़ रहा था अभी आप जब बोल रहे थे कि ब्लैक कैट का ये जो डिजाइन है, मतलब ये पहली कॉमिक में आपने किसी और आर्टिस्ट का नाम बोला जिन्होंने इसे ड्रॉ किया, लेकिन इसको कीथ पोलार्ड ने ड्रॉ किया है उसको इशू को, लेकिन उसका ये डिजाइन डेव कॉकरम ने बनाया था। जो ये पूरा कैरेक्टर डिजाइन है ये डेव कॉकरम ने बनाया था, और उन्होंने फुल कॉमिक ड्रॉ नहीं की है, लेकिन एक्चुअल कैरेक्टर डिजाइन उनका है। तो आर्टिस्ट की इमेजिनेशन को भी सैल्यूट है, सिन्हा सर को भी कि उन्होंने उसको इम्प्रोवाइज नहीं बनाया। ये है कॉन्सेप्ट आर्ट, बस एक ही पेज मुझे मिला कॉन्सेप्ट आर्ट का, फेलिशिया हार्डी और ब्लैक कैट का, राइट। तो पर ये तो कुत्ते जैसा जादू लगता है ना, ये तो मुझे मास्क कैट से ज्यादा कुत्तों के होते हैं ना, वो साइड से ऐसे झुर्रियां। फेलिशिया हार्डी ब्लैक कैट का, दिस कैट हैज बिची फ्लेवर। इसकी पूंछ नहीं है, लेकिन नहीं इसकी पूंछ नहीं है, लेकिन अपने वो कैट वुमन की पूंछ है, राइट। कैट वुमन जो सेलिना काइल डीसी की है, राइट, और ब्लैक कैट की तो है ही ऑफ कोर्स, और अपनी ब्लैक कैट की तो मिश्रण है ये दोनों का, मार्वल और डीसी का। बट दैट्स गुड। बाबा, डू यू लाइक इट? I like it, man. I like it. तो हम लोगों ने तो भाई बहुत मजे किए, मुझे लगता है कि आप लोग सब्सक्राइबर लोगों ने भी मजे किए होंगे। तो अगर हाँ तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, और देखो कॉमिक दोस्त भी आ गए हैं अपना चमचमाता चेहरा लेकर के, तो उनके लिए भी लाइक ठोक दीजिए कम से कम। ग्लैमर नहीं मुझे तो लगता है कि बाबा की ये जो मतलब शिद्दत से जो प्यार करते हैं ना ब्लैक कैट के लिए, उसी के लिए लाइक ठोको यार, किसी और कारण के लिए नहीं। ऑफ कोर्स। और ऐसे ही और कैरेक्टर ड्रिवन वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए किस नेक्स्ट लेस पॉपुलर कैरेक्टर का, मतलब लीड हीरोज का तो हम लोग करते रहते हैं, ब्लैक कैट जैसे और भी कई हैं जो पीछे छूट जाते हैं। अब हमने ये हमने पॉडकास्ट किया है बाबा के प्रेम ब्लैक कैट के लिए। अगला पॉडकास्ट हम करेंगे मिलन भाई का ऐसा कोई फीमेल कैरेक्टर के प्रति, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। मिलन भाई की लोमड़ी लोमड़ी है, प्रलयंका है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। प्रलयंका कैरेक्टर्स हैं यार, प्रलयंका ही है जिसकी मतलब स्टोरी बैक स्टोरी सही से कवर किया गया है। हाँ, बाकी कोई कैरेक्टर थोड़ा सा कलर किया है उसकी बैक स्टोरी को। मैं भी यानी मिलन भाई का प्यार प्रलयंका अगले पॉडकास्ट का टाइटल। वैसे प्रलयंका अखंड सिंगल है अभी फिलहाल तो मिलन भाई ने सही जीत भाई ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं। मिलन भाई दिल से सख्त असली मर्द है। ऐसा सुनने में आया कि दिल्ली और नॉर्थ साइड में तो आइल्स की प्रिपरेशन वगैरह भी कर रही थी कनाडा आने के लिए।
तो वही I guess. अगर इस पे 1000 व्यूज हो जाए तो फिर हम मिलन भाई और प्रियंका पे हम पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल। मिलन और प्रियंका की प्रेम कहानी। हाँ। क्या बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि अच्छा क्लोजिंग पॉइंट है। अब 2 घंटे का बात हमने कर भी लिया है, तो बिल्कुल। बाबा चाहे तो अगले 4 घंटे भी पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सबको नींद आ रही है। नींद अब मुझे भी नींद आ रही है, अब मैं भी जाना चाहूंगा सोने। बाबा गुड ड्रीम्स अबाउट ब्लैक कैट। Yes. आई होप हमारी ऑडियंस को नींद ना आए ये पॉडकास्ट देखते हुए। देखते चलो बाय। चलो ऑल राइट, बाय। Yep. Go ahead, Dada.